जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल से सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं जो आपके लिए एक कहानी लेकर के आया हूँ। कहानी का शीर्षक है एक जिन्न का प्यार। देखिए, कभी सोचा है कि अगर एक जिन्न को अगर किसी इंसान से प्रेम हो जाए तो वो जिन्न जो है खुद का अस्तित्व मिटाने के लिए भी तैयार हो जाए अपने प्यार के लिए। खैर, किसी को भी यकीन हो या ना हो, पर कहानी ऐसी ही है। और कुछ कहानियां तो हमारी समझ से परे भी होती हैं। ऐसी ही एक कहानी है। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये एक सच्ची कहानी है। बस यहाँ पर कुछ जो इसके पात्र हैं या जो जगह है उसको यहाँ पर बदल दिया गया है। कहते हैं कि हम इंसानों की दुनिया से भी परे एक दुनिया होती है जो रहस्यों से भरी हुई है। और उन्हीं रहस्यों में से एक रहस्य जो है वो जिन्नों का भी है। कुछ लोग दावा करते हैं कि भाई जिन्न होते हैं, और कुछ लोग इनको सिर्फ एक वहम मानते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि जो लोग इन सब को अनुभव कर चुके हैं वो इन सब पर विश्वास करते हैं, और जो अनुभव नहीं करते हैं, जिनके सामने कोई ऐसी समस्याएं नहीं आई हैं, तो वो सिर्फ एक वहम ही मानेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर एक कहानी ऐसी ही है कि जो राजस्थान के जयपुर की रहने वाली एक निशा थी, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर और बड़ी बड़ी भूरी भूरी आंखें थी, एकदम घने बालों वाली, और जिसने न सिर्फ जिन्नों को देखने का अनुभव किया बल्कि अपनी सारी जिंदगी एक जिन्न के साथ बिताई थी। सच्चा प्यार कभी किसी को आसानी से नहीं मिलता, चाहे वो प्यार एक इंसान का हो या फिर एक जिन्न का हो। निशा 17 साल की थी जब वो अपनी फैमिली के साथ जयपुर आई थी, और उसके जो पापा सतीश मिश्रा थे वो आर्मी में थे, और उनका जो ट्रांसफ़र था वो अभी अभी हुआ था। और जिस मोहल्ले में उन्होंने वो किराए पर मकान लेकर के वो शिफ्ट हुए थे, वहाँ काफ़ी लोग उनकी यूनिट के ही थे, तो उनके लिए और आसान हो गया था भाई नई जगह पर एडजस्ट करना। तो उनके घर के सामने ही एक मंदिर था, और दाहिनी ओर एक गली थी, और उसको गली को छोड़ करके वहाँ पर एक मस्जिद बनी हुई थी। लगभग उन्हें 2 महीने हो गए थे आए हुए, और एक पड़ोस के ही लोगों से उनकी खासी अच्छी जान पहचान भी हो गई थी। बगल के ही घर वाले एक महमूद भाई थे जो बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे उनके। सतीश और महमूद अलग अलग धर्म का होने के कारण भी वो दोनों सगे भाइयों से भी ज़्यादा करीब आ गए थे, वो भी सिर्फ 1 महीने के अंदर अंदर ही। और महमूद का जो बेटा और सतीश की जो बेटी थी आपस में भाई बहनों की तरह रहते थे, हमेशा साथ साथ। और एक दिन शाम के वक्त निशा और उसका भाई साहिल और महमूद का बेटा इरफान तीनों मस्ती करते करते सामने वाले घर में चले गए। वो घर बाकी घरों से कुछ अलग था और अजीब था। ऐसा लगता था मानो कि सालों से वहाँ पर कोई नहीं रह रहा हो। मोहल्ले में ऐसी ही अफवाह थी कि उस घर में जिन्नों का साया है, इसलिए उस घर के आसपास कोई नहीं जाता था। और महमूद ने भी ये बात सतीश को उसी दिन बता दी थी कि भाई जिस दिन वो लोग शिफ्ट हुए थे ना, उसी दिन बता दी थी कि देखिए भाई साहब, आप आर्मी वाले जिन्न वगैरह पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन वो सामने वाले घर में सच में एक जिन्न का साया है। कहते हैं 1000 साल पुराना जिन्न यहाँ पर रहता है। कभी किसी को उसने नुकसान नहीं पहुँचाया, और लेकिन आसपास के लोगों की हिफाजत के लिए उस मस्जिद के बड़े मौलवी ने, जो पीर दरगाह जो था ना, वो बाबा की मदद से बहुत से मंत्र और तैयब जो थी उनकी, और वो पाक जल से उसको बांध करके और उस घर में कैद कर रखा था। और बेहतरी इसी में होगी कि आप उस घर की तरफ ना जाएं, खासकर बच्चों को तो बिल्कुल ना जाने दें, क्योंकि बच्चों पर वहाँ पर जो रूह का साया बड़ी आसानी से पड़ जाता है। यही कहा था महमूद भाई ने सतीश से। और वो इस बात को जब उन्होंने कहा तो सतीश इस बात पर हंस दिए, लेकिन बच्चों को कोई नुकसान ना हो इसलिए उन्होंने बच्चों को समझा दिया कि उस तरफ ना जाएं। लेकिन बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, उन्हें किसी के कहने से क्या फ़र्क पड़ता है।
घर के अंदर जाने के बाद खेलते खेलते अचानक से निशा बेहोश हो गई और साहिल और इरफान जो थे वो देख करके वहाँ से भाग करके घर आए। कहने लगे मम्मी मम्मी दीदी बेहोश हो गई। साहिल भागता हुआ अपनी मम्मी के पास आया और हाँफते हुए बोलने लगा कि अपनी मम्मी का हाथ पकड़ कर के उसे साथ लेकर के गया वहाँ पर। और उधर इरफान भी अपनी अम्मी और अब्बू के साथ उस जिन्न वाले घर में पहुँच गया। सभी लोगों वहाँ पहुँच गए तो देखा कि निशा अभी भी बेहोश पड़ी थी और इरफान के जो अब्बू थे उसको उठा करके अपने घर ले आए। शाम का समय था तो निशा के पापा भी आ गए। डॉक्टर को बुलाया तो उन्होंने कहा कि कमजोरी की वजह से मतलब इनको चक्कर आ गया है बच्ची को, बस इनका ध्यान रखिएगा। अब महमूद भाई दोनों बच्चों इरफान और साहिल को डांटने लगे। कहा था ना कि उस घर में मत जाना, जिन्न रहता है वहाँ, फिर भी चले गए तुम सब। कभी तो किसी की बात सुन लिया करो। देखा ना अब क्या हो गया। अब दोनों बच्चे जो थे वो डरे सहमे डांट सुन रहे थे। अरे इरफान भाई कोई नहीं है जिन्न, वहाँ डॉक्टर ने कहा है कि ना कि कमजोरी के कारण चक्कर आ गया है निशा को। आप ऐसे बच्चों को मन में वहम मत डालिए, निशा के पापा ने कहा। अब सतीश भाई आप भले इन सब बातों को न मानते हो लेकिन मैं मानता हूँ, और खबरदार आगे से तुम तीनों में से कोई भी उस घर की तरफ गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम, कहकर महमूद भाई घर से बाहर की ओर चले गए। निशा को भी होश आ गया था। अब वो बिल्कुल एकदम ठीक लग रही थी। निशा बेटा ठीक है ना तू? निशा की माँ बोली। हाँ मम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब ऐसे क्यों चुपचाप बैठे हुए हैं? और महमूद अंकल के घर पर? कुछ नहीं बेटा, तुम खेलते खेलते बेहोश हो गए थे तो आपको यहाँ लेकर के आए। चलो अब उठो और घर चलते हैं, आज हम सब पिज्ज़ा खाएंगे मिलकर, उसके पापा बोले। अब ये तुम्हारे शर्ट की बटन में क्या फंसा हुआ है? अपनी बेटी की तरफ देखते हुए निशा की माँ ने पूछा। कुछ नहीं मम्मी, जब मैं उस घर में खेलने गई थी ना तो दरवाजे पर बहुत से धागे बंधे हुए थे, अचानक से मेरी शर्ट की बटन में अटक गया, वो बटन छुड़ाने लगी तो उस धागे में से टूटकर बटन साथ ही रह गया होगा। और उसकी मम्मी ने भी इस बात पर ज़्यादा गौर नहीं किया और निशा को लेकर के वो घर आ गई। वो कहाँ जानती थी कि सिर्फ दरवाजे पर धागा ही नहीं टूटा है, ये उस पवित्र धागे के टूटने से अब जिन्न आज़ाद हो चुका था। खैर अब जिन्न क्या करेगा ये तो बाद की बात है, लेकिन सभी ने शाम को मिलकर के पिज्ज़ा खाया, खूब मस्ती की बच्चों ने। अगले दिन सुबह क्या होता है, घर के दरवाजे की घंटी बजी। जो निशा के घर का दरवाज़ा था उसकी घंटी कोई बजा रहा था। अरे इतनी सुबह सुबह इतना काम होता है कि ये घंटी कौन बजा रहा है? निशा की मम्मी चिड़चिड़ाती हुई बदबुदाई वहाँ से और फिर आवाज़ लगा करके बोली कि निशा के पापा ज़रा देखना दरवाजे पर कौन है। अब निशा जब सतीश जब वहाँ से जा कर के वो दरवाज़ा खोलता है तो एक लड़का वहाँ पर है। देखने में बहुत हैंडसम था, गोरा रंग, मध्यम आकार की हल्की नीली आंखें थी उसकी, ऊंची कदकाठी का सामने खड़ा था, लगभग उम्र 20 या 21 साल की होगी उसकी। सतीश ने कहा कि जी कहिए। लड़का कहने लगा कि जो वो मैं सामने वाले मकान में रहने आया हूँ, आप प्लीज़ मेरी एक हेल्प करेंगे? 2 या 3 दिन के लिए आप मेरा सामान रख लीजिए, जब तक घर की साफ़ सफाई नहीं हो जाती, सिर्फ सामान ही रखना है आपको। सतीश बोले कि भाई तुम्हें पता नहीं कि उस घर के बारे में, और तुम हो कौन? लड़का बोला जी मेरा नाम अंकित है और मैं यहाँ उस घर में शिफ्ट होने आया हूँ। सतीश बोले तुम जानते हो क्या बोल रहे हो? यहाँ के लोगों का कहना है कि उस घर में एक जिन्न का साया है और तुम वो उस घर में रहने आए हो। अंकित बोला कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ प्लीज़? 2 दिन से ट्रैवल करके मैं थक गया हूँ। सतीश बोले कि हाँ हाँ ज़रूर आइए अंदर, और लीना ज़रा पानी लेकर के आना एक गिलास में। हाँ अब बताओ तुम। तो अंकित ने कहा कि सर वो मैंने अपने मम्मी पापा से सुना था कि इस घर के बारे में। दरअसल ये घर मेरे परदादा ने बनवाया था, लेकिन उस घर में अजीब अजीब हरकतें होती थी। हर रोज़, तब मेरे दादाजी करीब 12 या 13 साल के थे और अचानक से बीमार रहने लग गए। परदादा जी ने जब पता करवाया तो किसी ने तो उन्हें कुछ बताया, किसी ने इन्होंने बताया कि भाई इस घर में जिन्न का साया है और अगर बच्चे को बचाना चाहते हो तो घर छोड़ करके कहीं चले जाओ।
तो दादाजी की जान बचाने के लिए वो घर छोड़ दिया गया। परदादा ने तब से इस घर की तरफ कोई नहीं रह रहा था। सतीश बोले, तो बेटा तुम यहाँ क्या करने आए हो? अंकित बोला, मेरी मम्मी पापा का कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी और 8 महीने पहले वहाँ वह मकान किराए के मकान में रहते थे। उनके जाने के बाद मैं अकेला रह गया। वहाँ पापा का बिजनेस था, वो सब खत्म हो गया उसके बाद। और अगर मुझे समझ होती तो मैं सब संभाल लेता, लेकिन मकान मालिक ने भी घर जाने को कह दिया। कोई रास्ता नहीं सूझा तो मुझे परदादा जी के इस मकान के बारे में ख्याल आया। मुझे बस रहने के लिए घर चाहिए था, तो अपने खुद का घर होने से बेहतर तो कोई और जगह है ही नहीं। बोलते बोलते अंकित रोने लगा। सतीश बोले, अरे बेटा तुम रो मत, समझ सकता हूँ तुम्हारी हालत। बस अगर उस घर में रहना है तो ज़रा संभल कर, और रही बात सामान की तो तुम निश्चिंत होकर के सामान यहाँ रख सकते हो। अंकित ने कहा कि जी अंकल, वैसे मैं इन सब बातों में यकीन तो नहीं करता, और जब हम किसी के साथ तो कुछ बुरा नहीं करेंगे तो हमारे साथ भी कोई बुरा नहीं होगा। अच्छा अब मैं चलता हूँ, प्लीज़ आप सामान मेरा रख लीजिए। तो लीना सामने खड़ी ये सब बातें सुन रही थी, लेकिन जाने उसको अंकित कुछ अजीब सा लगा। लीना ने कहा कि ये जी, मुझे वो लड़का कुछ अजीब सा लग रहा है, मतलब सामान्य नहीं लग रहा है। आपको उसका सामान रखने से मना कर देना चाहिए था, लीना ने सतीश से कहा। सतीश बोले, अरे यार वो बेचारा इतनी मुसीबत में है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। और तो वो सब ये सब बोल ही रहे हो, तो भाई तुम जो भी चीज़ें हैं तुम बोल ही रही हो इन सब चीज़ों को। तो 2 दिन बाद अंकित जो है फिर दरवाज़ा खटखटाता है, और इस बार दरवाज़ा निशा खोलती है। अंकित बोला कि अंकल जी हैं घर पर? निशा ने कहा कि क्या काम है पापा से, और कौन है आप? अंकित बोला, मेरा नाम अंकित है और मैं यहाँ कुछ सामान रखा हुआ है मेरा, वही मैं लेने आया हूँ। निशा बोली, अच्छा तो वो तुम हो जिसका सामान पापा ने मेरे रूम में रखा है? रुको बुलाती हूँ पापा को। पापा दरवाजे पर कोई आया है, निशा ने आवाज़ देते हुए कहा। अब सतीश ने कहा कि अरे अंकित आओ आओ अंदर आओ, बाहर क्यों खड़े हो? अंकित, बस अंकल सामान लेने आया हूँ अपना। सतीश बोले, घर की सेटिंग हो गई सारी? अंकित ने जवाब दिया कि हाँ जी, 2 दिन से वही काम चल रहा था, आपने तो देखा ही होगा, जो भी मरम्मत करनी थी घर की सब हो गई। बस अब बाहर से थोड़ा उसकी सेटिंग सही करनी है, वो रह गया है थोड़ा बहुत, और एक बार सामान शिफ्ट कर लो तो उसके बाद बाहर का भी हो जाएगा। सतीश बोले, वो तो ठीक है, लेकिन अपना गुजारा कैसे करोगे तुम? कोई जॉब वगैरह है? अब अंकित बोला, एक्चुअली अंकल मेरे पापा के वकील का फ़ोन आया था, उन्होंने बताया कि पापा के नाम पर एक एफडी कराई, पापा ने मेरे नाम पर एक एफडी कराई थी, और हमारी फैक्ट्री को बहुत बड़ी कंपनी एक फाइनेंस करना चाहती है, क्योंकि पापा का नाम काफ़ी मशहूर था, तो पापा के नाम पर ही वो बिज़नेस को आगे बढ़ाना चाहती है 50% की पार्टनरशिप में। वो तो इनकम तो आ ही जाएगी, लेकिन मेरी जो एफडी है उससे मैं यहीं पर एक बिज़नेस करने की सोच रहा हूँ। सतीश ने कहा कि यह तो बहुत बढ़िया है, और तुम्हारी जो फैक्ट्री बंद होने से बच गई और ख़ुद का भी कुछ ना कुछ काम करने की सोच रहे हो। अंकित बोला कि अच्छा अब मैं चलता हूँ, सामान भी शिफ्ट करना है। सतीश ने कहा, ठीक है बेटा, तुम अब तो आना जाना लगा ही रहेगा। फिर दरवाजे की घंटी बजती है। सतीश बोला, अरे अब कौन आ गया? दरवाज़ा खोलता है तो सामने महमूद भाई खड़े हुए थे। महमूद भाई, सर क्या आज ड्यूटी नहीं गए? सतीश ने कहा, नहीं यार, आज ऑफ लिया है, काफ़ी दिन हो गए ऑफ लिए। महमूद बोले, बढ़िया है, मतलब सुबह की चाय आपके घर पर ही होगी अब। सतीश ने कहा, यह भी कोई कहने की बात है? लीना ज़रा 2 कप चाय बना करके और नाश्ता लेकर के आओ महमूद मियाँ के लिए। लीना चाय और नाश्ता रख करके सामान अपने काम में लग जाती है। महमूद ने कहा कि सामने वाले घर में कोई रहने आया है ना? सतीश ने कहा, हाँ, अंकित है उसका नाम, बड़ा ही सुलझा हुआ लड़का है। माँ बाप 8 महीने पहले चल बसे थे, और बाकी सारी कहानी जो सतीश ने बता दी महमूद मियाँ को। तो बस चलिए, जब किराए के घर से उसको निकाल दिया है तो अब वापस तो इस घर में आना ही पड़ेगा, और इसके परदादा ने छोड़ दिया है बहुत दिन पहले। महमूद कहने लगे
लेकिन मुझे उसे देखकर न जाने क्यों बहुत कुछ अलग सा महसूस हुआ है, जैसे वो हमसे कुछ अलग हो। ऐसा भी नहीं है कि कोई बुरा एहसास हुआ हो, पर काफ़ी खतरे की बात है। और फिर भी कुछ भी बात हो सकती है। तो है ना भाई साहब, कुछ लगता है ऐसा ही। लगता तो सतीश बोले कि भाई लगता तो मुझे भी है ऐसा देख करके, पर ये सब बेमतलब की बातें हैं। अंदर से लीना बोलती हुई बाहर की तरफ आती है। तो सतीश कहने लगा ऐसी कोई बात नहीं है, बस उस घर को लेकर के तुम्हारे मन में शक है, इसकी वजह से तुम्हें ऐसा लग रहा है। तो महमूद ने कहा कि हाँ ये भी हो सकता है, खैर छोड़ो, बस वो लड़का सलामत रहे। अंकित का घर था जो था, एक लड़की की फोटो हाथ में लिए हुए वो खुद से बोलता है अपने घर पर, अंकित किसने सोचा था तुम्हें देखते ही मुझे तुमसे मोहब्बत हो जाएगी, वो भी इस कदर कि मेरी दुनिया के सारे उसूल सारे कायदे कानून तोड़कर मैं यूं इस घर में रहूंगा। हाँ रहता तो पहले भी था इस घर में, लेकिन एक कैदी की तरह। लेकिन तुमने मुझे आज़ाद किया है। अगर तुम्हारी कमीज की बटन से वो धागा न टूटा होता, पाक धागा, तो मैं आज़ाद नहीं हो जाता। और अनजाने में ही सही, पर तुमने मुझे आज़ादी तो दिलवाई है, और इसके लिए मैं तुम्हारा सारी उम्र जो है कर्जदार रहूँगा। लेकिन एक वादा करता हूँ कि हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, हमेशा तुम्हारी हिफाजत करूँगा। और जब एक जिन्न वादा करता है तो वो उसे पूरा करता है हर कीमत पर। हाँ निसा, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे। जिन्नात की दुनिया के सारे नियम से परे तुमसे मोहब्बत की है मैंने। और जानता हूँ कि एक इंसान और एक जिन्न का प्यार मुमकिन नहीं है, लेकिन इसे मुमकिन बनाकर साबित करना है मुझे कि प्यार दो दिलों का मिलन है। अब बस उस दिन का इंतजार है जब इस तस्वीर की जगह पर तुम मेरे साथ होगी। जबरदस्त नहीं करूँगा तुम्हें पाने के लिए, और ना ही कोई जादू करूँगा। अपनी मर्जी से अपनाओगी मेरी मोहब्बत को तुम। मेरी जान भी हाजिर है तुम्हारे लिए। तो ये जिन्न बोल रहा था निशा की तस्वीर को देख करके। और देखिए, अंकित भले ही एक जिन्न था, लेकिन उसने कभी किसी को इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया था। बल्कि जब वो पहले आज़ाद हुआ था, तो आज़ाद था तो तब भी लोगों की मदद ही की थी उसने, लेकिन उसे उस घर में कैद कर दिया गया था। अब निशा की वजह से वो फिर से आज़ाद हो गया था। और कहा जाता है कि जब भी कोई एक जिन्न की मदद करता है तो जिन्न उसका कर्जदार हो जाता है। लेकिन कर्जदार के साथ साथ उसे मोहब्बत भी तो थी निशा से। अंकित को भी एक आम आदमी की तरह रहते रहते वहाँ पर 1 साल हो गया था। अब और मोहल्ले वाले भी उसको सभी से मतलब उसकी बनने लगी थी। सतीश और महमूद भी अब उसे अपनी फैमिली की तरह ही लगते थे। और दूसरे घर उसका काफ़ी आना जाना रहता था। अंकित के साथ अब सबका यूं कि अंकित अकेला तो रहता था, लेकिन उसका सब ख्याल रखते थे। अब फैमिली में आना जाना था तो जाहिर सी बात है कि भाई निशा और अंकित का भी एक दूसरे से मिलना जुलना बढ़ गया था। अंकित तो उससे मोहब्बत करता ही था, लेकिन शायद अब निशा भी करती थी। निशा जिसकी उम्र 17 से 18 साल थी, ये उम्र ही कुछ ऐसी होती है कि अब ये अपने आप अपोजिट जो जेंडर होता है वो उसकी तरफ अपने आप ही आकर्षण महसूस करने लगती है। और निशा के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। शुरुआत में तो निशा इतना पसंद नहीं करती थी, लेकिन उसे धीरे धीरे वो पसंद आने लगा। और अंकित की जो हल्की नीली आंखें थी उसे बहुत ज़्यादा बेहद पसंद थी। अब धीरे धीरे दोनों का प्यार गहरा होता चला गया। दोनों अब साथ साथ रहते थे, घूमते थे। जब भी निशा और उसकी फैमिली में कोई मुसीबत होती तो अंकित हमेशा उनकी मदद के लिए पहुंच जाता। निशा को कभी कभी अजीब लगता कि कैसे अंकित हर जगह उस मुसीबत से बचाने के लिए पहुंच जाता है। एक दिन अंकित ने निशा की फैमिली के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। तो निशा के मम्मी पापा को वो पसंद तो था ही पहले से ही, तो उन्होंने मना नहीं किया उससे। लेकिन अंकित बेटा, निशा अभी सिर्फ 18 साल की है, इतनी छोटी उम्र में हम शादी नहीं कर सकते, सतीश ने अंकित से कहा। तो कोई बात नहीं अंकल, आपने हाँ कर दी, यह काफ़ी है, शादी आप जब चाहें तब कर देना, अंकित ने जवाब दिया। लेकिन इतनी छोटी उम्र भी नहीं है निशा की,
शादी ही न सही सगाई तो कर सकते हैं। निशा की माँ बीच में ही बोल पड़ी। हाँ सही कह रही हो, शादी तो कर ही सगाई तो कर ही सकते हैं। एक काम करता हूँ, कोई अच्छा सा मुहूर्त निकलवा कर सगाई की तारीख पक्की कर देते हैं। अब सतीश ने भी हामी भरते हुए कह दी। उधर निशा भी ये सब बातें सुन रही थी और मन ही मन वो खुश हो रही थी। एक हफ्ते के बाद मुहूर्त निकाला गया भाई सगाई के लिए। ज़्यादा लोग नहीं आए थे सगाई में, आस पड़ोस के ही जो दोस्त थे वो शामिल हुए थे और महमूद भाई भी अपनी फैमिली के साथ थे और सारी तैयारियां करवाने में सतीश की वो मदद कर रहे थे। दोनों की सगाई बड़े अच्छे तरीके से हो जाती है। सभी एंजॉय कर रहे होते हैं, सभी अपने अपने घरों को चले जाते हैं। बस निशा की फैमिली में अंकित और महमूद की फैमिली वहाँ पर रुक जाते हैं। बातें करते करते करीब 11:30 बज जाते हैं रात के, पता ही नहीं चलता। अचानक से अंकित सामने जो लगा आईना था उसमें खुद को देखता है तो उसकी आंखें चमक रही होती हैं। उसे याद आता है कि आज पूरे चांद की रात है, यानी कि पूर्णिमा की रात है और जिस दिन पूरे चांद की रात होती है उस दिन जिन्नों की शक्तियां अपने चरम पर होती हैं और आधी रात 12 बजे जिन्नों को कुछ समय के लिए अपने असली रूप में रहना पड़ता है। अब 11:30 तो बज ही चुके थे, तो बिना कुछ कहे वो वहाँ से निकल जाता है और घर की तरफ चला जाता है अपने घर में। लेकिन उसके अलावा कोई और भी था जिसने उसकी जो आंखें थी चमकती हुई वो देख ली थी और वो थी निशा की माँ। वो भी अंकित के पीछे पीछे चल पड़ी। किसी का भी ध्यान इन दोनों की ओर नहीं जाता। अब अंकित घर के अंदर आते ही अपने घर को बंद कर लेता है और सारे पर्दे जो थे वो भी बंद कर देता है, लेकिन एक पर्दा कोने से उठा हुआ रह जाता है। ठीक 12 बजे जब अंकित अपने असली रूप में आता है तो निशा की माँ उसे देख लेती है और उसका ये रूप देख करके वो जोर से चिल्लाती है और बेहोश होकर के गिर पड़ती है। उसकी आवाज़ सुनकर आस पड़ोस के लोग जो थे वो इकट्ठा हो गए। सतीश, महमूद और बाकी लोग जो थे वो घर से निकल कर आते हैं और देखते हैं कि निशा की माँ बेहोश नीचे पड़ी थी और अंकित पास में बैठकर उस पर पानी छिड़क रहा था। अंकित, क्या हुआ लीना को? सतीश ने लीना के पास बैठते हुए पूछा। पता नहीं अंकल, मैं तो बस आया था एक कॉल मतलब कि थोड़ा सा काम करने के लिए और अचानक से एक छींक सुनाई दी और यहाँ आकर देखा तो आंटी बेहोश पड़ी हुई थी। सतीश और अंकित लीना को उठा करके उसे अंकित के घर के अंदर ही ले जाते हैं, डॉक्टर को बुला लेते हैं। डॉक्टर देखिए किसी शॉक की वजह से बेहोश हुई हैं, डॉक्टर ने कहा, और चिंता की कोई बात नहीं है। इन्हें मैंने नींद का इंजेक्शन दे दिया ताकि दिमाग को रेस्ट मिले और सुबह तक ये होश में आ जाएंगी। सुबह तक सभी वहीं रुक जाते हैं। लीना को होश आता है। मम्मी आप ठीक हैं? निशा लीना की तरफ देखकर बोलती है। बाकी सब भी लीना के पास आकर के ही बैठ जाते हैं। सतीश कहने लगे कि ठीक हो ना तुम? क्या हुआ था कल? अचानक से बेहोश कैसे हो गई? लीना डरी हुई सी अंकित की ओर देखती है और जैसे ही कुछ बताने को होती है अंकित अपने जादू से लीना की कल की जो यादें थी उसके दिमाग में उन सबको वो मिटा देता है और उसे कुछ भी याद नहीं रहता। कल उसने अंकित को जिन्न बनते हुए देखा था या उसकी आंखें चमकती हुई देखी थी। तो सतीश फिर पूछता है कि बताओ ना क्या हुआ? पता नहीं, मुझे कुछ याद नहीं है। हम सभी बात कर रहे थे बैठकर और उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद ही नहीं है। कोई बात नहीं, तुम ज़्यादा दिमाग पर जोर मत दो, रेस्ट करो, इसके बाद सब नॉर्मल हो जाता है फिर से। और सभी जो थे वो अपने अपने घर में वो चले जाते हैं। ऐसे ही लगभग 2 साल बीत जाते हैं। अंकित की पहचान अभी तक सबसे छुपी हुई थी, लेकिन एक दिन महमूद के घर एक बाबा आते हैं। देखने में एकदम शांत, रूहानी चेहरा। महमूद सतीश और उसके परिवार को भी बुलाते हैं बाबा से मिलवाने के लिए और अंकित को भी बुलाते हैं। अब महमूद कहने लगे कि सतीश भाई, ये बाबा हमारे गांव के रहने वाले हैं और वह बहुत ही पुरानी एक दरगाह है पीर बाबा की, बरसों से वहीं पर रहकर पीर बाबा की सेवा करते हैं। पता है जब हम गांव में रहते थे तो हमेशा बाबा से मिलने मज़ार पर जाया करते थे और देर तक बातें करते थे। यहाँ किसी काम से आए थे
तो मुझसे मिलने आ गए। सोचा आपसे भी मुलाकात करवा दूं। सभी बाबा को प्रणाम करते हैं। तो महमूद कहने लगे कि अंकित नहीं आया अभी तक, उसे भी मिलवा देना था बाबा से। सतीश बोले कि बस आता ही होगा, उसे फ़ोन करके बता तो दिया था। लो आ गया सतीश भी। सतीश ने दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि लो आ गया अंकित भी। और अंकित जैसे ही अंदर आता है तो बाबा को देखकर वो परेशान हो जाता है, और बाबा भी उसे देखकर उसे पहचान लेते हैं कि वो कोई इंसान नहीं, जिन्न है। बाबा, ये अंकित है, सतीश भाई का होने वाला दामाद। महमूद बाबा से अंकित की पहचान करवाते हुए बोलते हैं। अंकित बाबा को घूर करके देखता है और घर से बाहर जाने लगता है, तो बाबा उसको रोक लेते हैं। रुको तुम। बाबा की आवाज़ में थोड़ा गुस्सा होता है। सभी बाबा को इस तरह गुस्से में देख करके थोड़ा परेशान हो जाते हैं। क्या हुआ बाबा? महमूद पूछता है। कुछ नहीं, तुम सब यहाँ से जाओ, मुझे इस लड़के से बात करनी है अकेले में, बाबा कहने लगे। महमूद ने कहा, लेकिन बाबा ने कहा कि कहा ना, सभी बाहर जाओ, और जब तक मैं ना कहूँ कोई भी अंदर नहीं आएगा। सभी बाहर चले जाते हैं। अब घर के अंदर सिर्फ बाबा और अंकित रह जाते हैं। बाबा कहने लगे कि तू इन इंसानों के बीच क्या कर रहा है? देख, मैं जानता हूँ तू एक जिन्न है, इंसान नहीं। बता क्या मकसद है तेरा? और महमूद ने बताया, जो मुझे बताया कि तू उस लड़की से शादी करने वाला है। जानता है तू एक जिन्न है, और जिन्न इंसान का मिलन होने का क्या मतलब होता है जिन्न से? अंकित बोला, कोई मकसद नहीं है बाबा, मैं मोहब्बत करता हूँ उस लड़की से। पिछले 13 सालों से उस घर में कैद था मैं, बिना किसी गलती के। आज तक मैंने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, फिर भी मुझे वहां कैद करके रखा गया था। इस लड़की ने मुझे आज़ाद करवाया, इसका कर्जदार हूं मैं, और हमेशा इसके साथ रहने और इसकी हिफाजत करने का वादा कर चुका हूं। खुद से वादा किया है मैंने। और आप जानते हैं कि एक जिन्न कभी अपना वादा अधूरा नहीं छोड़ता। बाबा कहने लगे कि देख, मैं जानता हूं तू एक नेक जिन्न है, लेकिन तेरे से बात कर रहा हूं, वरना अभी तक तो, इसीलिए तो मैं तुझसे बात कर रहा हूं, लेकिन अभी तक तो मैं तुझे, अगर तू नेक नहीं होता तो मैं तुझे राख कर चुका होता। चला जा यहाँ से। तू जानता है कि एक इंसान और जिन्न का मिलन अल्लाह के नियम के खिलाफ है। अंकित कहने लगे, बाबा आप चाहो तो मुझे अभी राख में मिला दो, लेकिन उस लड़की को नहीं छोड़ सकता। उसकी हिफाजत का वादा किया है उससे, और उससे भी ज़्यादा मोहब्बत की है मैंने। जानता हूँ जिन्नों की दुनिया के नियम, ये सब जो तुमने इजाज़त, ऐसी कोई इजाज़त नहीं देते हैं वो नियम, लेकिन फिर भी जो भी सज़ा होगी वो मुझे मंजूर है। अंकित कहने लगा, उस लड़की को कुछ नहीं होने दूंगा, ये वादा करता हूँ, और ना ही कभी किसी को नुकसान पहुँचाऊँगा। ये एक जिन्न का वादा है। बाबा कहने लगे, ठीक है, तेरी बातों में मुझे सच्चाई नज़र आती है, और उस लड़की के बीच में, लेकिन तेरे मिलने से अगर उस लड़की की कोख भरी तो तू जानता है तेरी औलाद उसकी कोख में ही तेरी सच्चाई बयां कर देगी सबके सामने। तब मैं भी तेरी मदद नहीं कर पाऊंगा, इसलिए समय है, चला जा। अंकित कहने लगा, चला जाऊंगा। अगर मेरी सच्चाई जानने के बाद निशा मुझे अपनाने से मना कर देगी तो मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा, लेकिन इस वक्त नहीं। लेकिन आप वादा करो, आप मेरी सच्चाई किसी से भी नहीं कहोगे। बाबा कहने लगे, ठीक है, तेरी सच्चाई किसी को नहीं बताऊंगा, और अगर सच में शादी करना चाहता है उस लड़की से तो 10 दिन के अंदर कर ले, और 10 दिन के बाद अगले 15 दिन तक तू उस लड़की के करीब नहीं जाएगा। 16वें दिन जब पूरे चांद की रात होगी तब तू अपने असली रूप में उस लड़की से मिलन करेगा, जिससे तेरे अंदर की जादुई ताकत का एक हिस्सा उस लड़की में समा जाएगा, और उसमें भी वो इतनी ताकत आ जाए कि वो तेरी संतान को अपने अंदर धारण कर सके। अगर ये सब करेगा तो तेरा बच्चा 9 महीने में ही जन्म लेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक इंसान का बच्चा जन्म लेता है,
और उसमें जिन्न के गुण नहीं होंगे बल्कि इंसान के गुण होंगे। उसके बाद तेरी कोई भी सच्चाई नहीं जान पाएगा। लेकिन अगर जो मैंने कहा है तू ऐसा नहीं कर पाया तो तेरी औलाद में सिर्फ वही शक्ति आ जाएगी जो एक जिन्न के अंदर होती है। वो जल्दी से बढ़ने लगेगा और 9 महीने की जगह वो 5 महीने में ही इस दुनिया में आ जाएगा। ख्याल रखना, आज से 25 दिन बाद पूरे चांद की रात में ही मिलन होना चाहिए। ये पूरा चांद 11 सालों में एक बार आता है। इस बार गया तो अगले 11 सालों के बाद आएगा। अगर जिंदगी भर उस लड़की के साथ रहना चाहता है बिना खुद की सच्चाई सामने लिए तो फिर यही वक्त है। उधर बाहर सभी खड़े हुए परेशान हो रहे थे बाबा की जो हर बातें थी उनको देख करके। अंकित को ही क्यों बुलाया अकेले में, ऐसी क्या बात है। अब बाबा सभी को अंदर बुला लेते हैं और इससे पहले कि कोई कुछ पूछता वो खुद ही कहने लगे कि अंकित अच्छा लड़का है, बस मुझे इसके आसपास किसी अनजान ताकत का आभास हुआ था, इसलिए उसकी नज़र उतारने के लिए अकेले में इसको रहने के लिए कहा। और ये भी अगर ये बता देता सबको कि इस बारे में तो नज़र उतारने में वो ताकत रुकावट पैदा कर देती। सभी बाबा की बात को मान लेते हैं और हाँ, अगर हो सके तो दोनों बच्चों की शादी जल्दी ही करवा दें इन 10 दिनों के अंदर तो बहुत अच्छा होगा। इतना कह करके बाबा चले गए। अब ऐसे कैसे 10 दिनों में शादी कर दें हम निशा की अंकित के साथ में, और बाबा भी बस बोलकर चले गए कि शादी करवा दो 10 दिनों में। सतीश झिल्लाते हुए बोले। लेकिन सतीश भाई, वो बाबा बहुत ज़्यादा जानने वाले हैं, उनकी शक्तियों को हमने खुद देखा है, कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचते। अगर बोला है तो कुछ सोच समझ कर के ही बोला होगा। महमूद जो है वो सतीश को समझाने लगे। सतीश बोला, अगर लेकिन अभी निशा 19 साल की हुई है, इतनी जल्दी शादी मुझे नहीं लगता अभी वो तैयार भी है शादी के लिए, अभी बहुत छोटी है। लीना बोली, एक बार उसी से बात करके देख लेते हैं क्या कहती है। वैसे भी शादी अब करें या 2 साल बाद करें, करनी तो है ही। और बाबा ने अगर बोला है तो कुछ सोच समझ के ही बोला है। महमूद कहने लगे, हाँ सतीश भाई, बाबा सच में कोई बात ऐसे ही नहीं बोलते वो, बाकी आपकी मर्जी है। सतीश बोले, तुम्हें क्या लगता है अंकित? अंकित कहने लगा कि जैसा आप सब तय करेंगे मुझे वही मंजूर है। बाकी अगर आप निशा की आगे की पढ़ाई की चिंता कर रहे हैं तो मैं शादी के बाद भी कोई मना नहीं करूँगा। और मेरा काम भी इतना तो अच्छे से चल ही पड़ा है कि उसकी बाकी की जो पढ़ाई है और बाकी की जो ज़रूरतें हैं वो मैं पूरा कर सकता हूँ। लेकिन अगर आपको और उसकी निशा की मर्जी हो तो आप शादी के लिए सोचिए, मुझे कोई जल्दी नहीं है। अंकित ने कह तो दिया, लेकिन चाहता तो वो भी था कि भाई शादी जल्दी ही हो जाए। तो महमूद भाई बोले कि सतीश भाई क्या सोच रहे हो, शादी अब करो या 10 दिन बाद या 2 साल बाद, करनी तो है ही। और बाबा ने कुछ अच्छा सोच करके ही बोला है। और वैसे भी निशा कौन सा दूर जा रही है, सामने वाले घर में ही तो जा रही है। सतीश ने कहा कि कह तो तुम ठीक रहे हो, एक बार निशा से पूछ लेते हैं। तो निशा बेटा तुम बताओ तुम्हारी क्या मर्जी है। निशा बोली, मैं क्या बोलूँ पापा, जैसा आप सभी को अच्छा लगता है वैसा ही करिए। लेकिन मन ही मन वो भी चाह रही थी कि जल्दी से जल्दी उसकी शादी हो जाए। आखिर कब तक वो अंकित से दूर रहती। और अब तो शादी की बात के बाद तो वो बस बेताब हो रही थी कब उसकी शादी हो और अंकित से उन दोनों वो लोग जो है साथ में रहें। अब सतीश ने कहा कि ठीक है, अगर तुम सबको सही लगता है तो मैं अपने पंडित जी से बात नहीं करता। और लेकिन पंडित जी से बात जो मैं करूँगा वो आगे के लिए बहुत ज़्यादा टाइम भी निकाल सकते हैं, तो इसलिए मैं उनसे बात नहीं करता। अंकित का कहने का मतलब यहाँ पर यही था। और वो उसने क्या कहा कि पर लेकिन फिर भी मैं जो पंडित जी हैं हमारे, मैं उनसे एक बार बात कर ही लेता हूँ। तो सतीश ने फ़ोन मिलाया पंडित जी को और सारी बात वो बताता है फ़ोन पर। अब कॉल पर बात हो रही थी। अब तो सतीश ने कहा कि बताइए पंडित जी क्या किया जाए। पंडित जी कहने लगे कि तुम परेशान ना हो, वो बाबा जी काफ़ी
ज्ञानी होंगे तभी उन्होंने आपके आगे के 10 दिन के लिए बोला है। दरअसल अब से आने वाले जो 10 दिन है वो बहुत ही शुभ हैं और इन 10 दिनों का एक संयोग बन रहा है जो सालों में एक बार आता है। और इन बस 10 दिनों में किसी भी दिन अगर कोई शादी करता है तो उसकी ज़िंदगी हमेशा खुशियों से भरी रहेगी। सतीश ने कहा, लेकिन निशा तो अभी 19 साल की ही है। पंडित जी ने कहा कि देखो बेटा, शादी कब होगी वो हमारे हाथ में तो है नहीं, सब ऊपर वाले के हाथ में है। और निशा की कुंडली में भी लगन का जो योग है कम उम्र का है, और वैसे भी इन 10 दिनों का इतना शुभ योग है कि आने वाले 10-12 साल के बाद ही बनेगा। तो मैं कहता हूँ कि शादी करवा दो, बाकी तुम्हारी मर्जी, जैसा तुम्हें सही लगे। सतीश ने कहा कि ठीक है पंडित जी, नमस्ते। अब उधर घर में क्या बात होती है। लीना कहने लगे कि ये जी पंडित जी ने क्या कहा। सतीश कहने लगा कि वो भी यही कह रहे थे कि सालों बाद ऐसा मुहूर्त आएगा, आने वाले 10 दिनों में अगर शादी हो जाएगी तो बहुत शुभ रहेगा। महमूद ने कहा कि देखा, भाई ने कहा था ना कि महमूद भाई ने कि मैंने बाबा कुछ बिना मतलब के वो सब इन सब बातों को नहीं करते हैं, तो तैयारियां शुरू कर दो शादी की। सतीश, हाँ भाई, भाईजान ने तो यही कहा था, पर मैं यूं ही परेशान हुए जा रहा था, और वादे में भी बेटी कहाँ दूर जा रही है, सामने ही तो शिफ्ट होना है बस। भावुक होते हुए सतीश निशा के सर पर हाथ फेरते हैं। मेरी बेटी इतनी भी बड़ी हो गई है, उसकी शादी हो रही है और पता भी नहीं चला। निशा अपने पापा के गले लग जाती है, सभी भावुक हो जाते हैं, सबकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन खुशी के। अब सामने अंकित भी राहत की सांस लेता है। आखिर वो जो चाहता था वही होने जा रहा था, उसे उसकी मोहब्बत मिलने थी वाली थी। अब निशा अंकित की तरफ देखती है और अंकित उसकी तरफ। दोनों की आंखों में एक खुशी भरी चमक होती है। आखिर क्यों ना हो ये चमक, दोनों अब एक दूसरे के होने जा रहे थे। अंकित निशा को इशारे से बुलाता है और ऊपर वाले कमरे में चला जाता है। निशा भी सबसे नज़रें चुराकर अंकित के पीछे पीछे चली जाती है। नीचे सब शादी की तैयारी में लग जाते हैं। ऊपर निशा और अंकित दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। निशा अंकित को देख करके एकदम शर्मा जाती है और अपना चेहरा मोड़ लेती है। अंकित उसके पास जाता है और उसे पीछे से आकर के एक झप्पी डाल देता है। निशा, अरे क्या कर रहे हो तुम, कोई आ जाएगा। अंकित, हाँ तो आने दो, अब तो हम ऑब्वियसली हस्बैंड और वाइफ बनने जा रहे हैं। निशा बोली, बनने जा रहे हैं, अभी बने नहीं हैं। अंकित इमोशनल होते हुए बोला कि तुम नहीं जानती निशा, कब से मैं तुम्हारा वेट कर रहा था इस दिन का। मेरा बस चलता तो कब की शादी तुमसे कर चुका होता। बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। तुम नहीं जानती थी कि अपनी दुनिया के सारे नियम, सारे असूल, सारे कायदे कानून तोड़कर तुमसे मोहब्बत की है। निशा ने कहा, अपनी दुनिया का नियम मतलब एलियन हो क्या? निशा हंस करके बोली। अंकित ने कहा, तुम हंसते हुए और भी खूबसूरत लगती हो। मन करता है इतना बोल करके वो अंकित जो था निशा को अपनी तरफ खींचा उसने। दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि दोनों की सांसों की गर्माहट जो थी वो अच्छे से महसूस उनको हो रही थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए और एक दूसरे से वो आपस में उन्होंने चुम्बन किया। अचानक से निशा और अंकित को पीछे की तरफ वो धकेल देती है। अंकित, अरे यार क्या हुआ, इतनी जोर से धक्का क्यों दिया मुझे? निशा बोली, मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारी आंखें क्यों चमक रही थी? निशा की आवाज़ में घबराहट होती है। निशा की बात सुनकर अंकित को याद आता है कि बाबा ने कहा था कि पूरे चांद की रात से पहले और मैं निशा करीब नहीं आ सकते। अरे तुमने क्या नोटिस किया था? तुम्हें बताने वाला था। लेंस लिए थे ना मैंने नए, तो पहनकर चेक कर रहा था। मुझे भी क्या लगा कि लेंस कुछ ज़्यादा ही चमक रहे हैं, लेकिन इग्नोर कर दिया। और तुमने भी तो ये चमकते हुए देख मतलब जो तुमने देखे हैं वो भी तो तुम देख रही थी। बाकी बाद की बात है। तो खैर उन दोनों में कोई इस तरह का रिफ्लेक्शन जो था वो लेंस की वजह से हो गया। अंकित ने ऐसा उसको समझा दिया।
अब निशा का ध्यान हटाने के लिए अंकित ये कहानी बना देता है और निशा भी उसको मान लेती है। घर में शादी की तैयारी शुरू हो जाती है और देखते ही देखते वो दिन आ जाता है जिस दिन शादी की तारीख पक्की हो जाती है। अंकित मंडप में निशा का इंतजार कर रहा था। निशा भी मंडप में आती है। लाल जोड़े में तैयार हुई निशा मानो ऐसे लग रही थी जैसे चांद का टुकड़ा, और ज़मीन पर के उतर के आया हो चांद का टुकड़ा। और माँ तो थकी नहीं रही थी उसकी बलाएं लिए, और उसके पापा थे बस उनके आंखों में आंसू थे और बेटी को निहारे जा रहे थे। निशा आकर मंडप में बैठ जाती है। दोनों की शादी रस्मों रिवाज से संपन्न हो जाती है और अब आ जाता है विदाई का समय। और निशा की माँ, पापा, भाई, महमूद भाई, सबका परिवार नम आँखों से निशा की विदाई करते हैं। चाहे सामने वाले घर में ही जा रही थी निशा, लेकिन बेटी की विदाई तो आंखों को नम कर ही देती है। विदाई के बाद निशा, अंकित अपने घर में चले जाते हैं। अब अंकित के घर में दोनों घर के अंदर आ जाते हैं। रात को निशा अपने कमरे में बैठी होती है। इतना क्यों नर्वस हो रही हो निशा? वेडिंग नाइट ही तो है, बस थोड़ा रिलैक्स और जल्दी कुछ ऐसा आप मत सोचना। तो निशा अपने आप को जो है वो से बातें कर रही होती है। अंकित भी कमरे में आ जाता है। अब निशा अंकित को देख करके फिर से वो नर्वस होने लगती है और उसने कहा कि क्या थक गई हो? इतनी सारी रस्में, तुम ये जो कपड़े पहने वो चेंज करके और सो जाओ। अंकित निशा को देख करके बोला और उसका माथा चूमकर वो चेंज करने चला जाता है। जब बाहर आता है तो अंकित, तुमने अभी तक चेंज नहीं किया ये सब? निशा बोली, एक्चुअली सारा सामान तो मम्मी वाले घर में है, कुछ है नहीं मेरे पहनने को। अंकित बोला, अरे ओ, मैं तो भूल गया था, यहाँ भी कुछ नहीं है। हाँ, 2 महीने पहले मैंने एक नाइटी ड्रेस देखी थी, मुझे पसंद आई थी तो मैं ले आया था तुम्हारे लिए। निशा ने कहा, लेकिन क्या? अंकित, वो थोड़ी, थोड़ी सी नहीं, काफ़ी, तुम देख लो उसको। अंकित नाइटी ड्रेस लेकर के आता है। निशा ने कहा कि ये क्या है? ये तो शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गई। लेकिन बात कोई नहीं, अब तो हम एक है ना। ये बोलकर निशा ड्रेस पहनने चली जाती है। जब वो बाहर आती है तो अंकित उसकी तरफ देखकर उसकी ओर आकर्षित हो जाता है और निशा भी उस आकर्षण को महसूस करती है। दोनों एक दूसरे के पास आते हैं। अंकित जैसे ही उसके करीब जाने को होता है तो उसे बाबा की कही हुई बात जो थी वो याद आ जाती है और वो पीछे हट जाता है। निशा कहने लगी, क्या हुआ अंकित, ऐसे अचानक? अंकित बोला, कुछ नहीं, बस वो एक बार मेरी माँ पापा से बात कर रही थी तो मैंने सुन लिया था कि हमारे घर की एक रस्म है कि शादी के 15 दिनों तक दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे के करीब नहीं जाते। निशा, ये कैसी रस्म है? मैंने तो आज तक नहीं सुनी। अंकित बोला कि अब मुझे भी क्या पता था इन सब का, मैंने भी माँ से ही सुना था कि ये रस्में इसलिए की जाती हैं ताकि लड़के और लड़की की आने वाली संतान किसी भी तरह की बुरी शक्तियों से बच सके। बाकी अगर तुम कहो तो अभी करीब आ जाऊं, मैं तो तुमसे ज़्यादा बेसब्र हूँ और तुम्हारे करीब आने के लिए। निशा बोली, नहीं, मैंने अपनी माँ से सुना था तो कुछ, जब तुमने अपनी माँ से सुना था तो कुछ बात होगी। हर एक परिवार की अपने अपने अलग अलग तरीके और रस्में रिवाज होती हैं। कोई बात नहीं, 15 दिनों की ही तो बात है, वेटिंग। और 15 दिनों के बाद कह करके निशा शर्मा जाती है। अंकित निशा को इस तरह से शर्माता देखकर उसे गले से लगा लेता है और कहता है, अभी सो जाओ तुम, काफ़ी देर हो गई है। वैसे भी कब मेरा इरादा बदल जाए, 15 दिन का वेट करने का इरादा बदल दूं, कहते हुए निशा को छेड़ता है और फिर दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर जोर से हंसने लगते हैं। आधी रात गुजर जाती है क्योंकि अंकित एक जिन्न है और कहते हैं जिन्न रात के टाइम नमाज अदा करते हैं। अंकित भी रात को 12 बजे के बाद रोज की तरह नमाज अदा करने के लिए दूसरे कमरे में चला जाता है। इधर निशा की भी नींद खुल जाती है। एकदम से
और वो देखती है कि अंकित कमरे में नहीं है। उसे कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही होती हैं कमरे के बाहर की तरफ से, और तो वो उठकर अंकित को खोजते हुए बाहर की तरफ जाती है और ध्यान से सुनती है। तो पता चलता है दूसरे आवाज़ जो थी वो दूसरे कमरे से होकर के आ रही थी। उसे थोड़ा डर भी लगता है उस आवाज़ से, लेकिन वो कमरे की तरफ जाती है। अंकित, तुम हो क्या अंदर? और वो बाहर से ही पूछती है, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आता। वो हिम्मत करके जैसे ही कमरे के अंदर जाने को होती है, कोई पीछे से उसके कंधे पर हाथ रख देता है। निशा बहुत घबरा जाती है और बिना मुड़े वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है, भूत भूत भूत। निशा, क्या हुआ? क्या हुआ? कौन सा भूत? क्यों चिल्ला रही हो? जब निशा ये सुनती है तो उसे एहसास होता है कि कोई भूत नहीं बल्कि अंकित है उसके पीछे। वो पीछे मुड़कर देखती है अंकित को और अपने सामने देख करके उसके गले लग जाती है और रोने लगती है। कहाँ चले गए थे तुम अंकित? मैं कितना डर गई थी, निशा रोते हुए अंकित से कहती है। अंकित बोला, अरे बाबा, यहीं था किचन में, भूख लग रही थी, कुछ खाने गया था, लेकिन तुम कब जग जाओगी? उस कमरे की तरफ क्यों जा रही थी? निशा बोली, मुझे उस रूम में से कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही थी, मुझे लगा कि तुम हो, इसलिए मैं वहाँ देख रही थी। अंकित बोला, तुम भी ना पूरी पागल हो, कोई नहीं है उस कमरे में, चलो जा कर के अपने रूम में सो जाओ। अब निशा कमरे की तरफ चली जाती है और अंकित भी कमरे को बंद कर राहत की सांस लेता है। तो देखिए, इसी तरीके से उनके पूरे 15 दिन गुजर जाते हैं और पूरे चांद की रात भी आ जाती है। तो फिर 15 दिन भी पूरे हो गए अब, और अंकित निशा को कहता है, मतलब निशा अंकित को कहती है कि पूरे 15 दिन हो गए अब। तो अंकित निशा को छेड़ते हुए बोलता है कि हाँ तो कुछ नहीं। निशा नाराज होती हुई आवाज में बोली, अंकित, अभी 4 घंटे बाकी हैं उस रस्म को पूरा करने के लिए, हम आधी रात को ही करीब आ सकते हैं। निशा कहने लगी, अंकित, अब इतना इंतजार, तुम जाते हो कितना मुश्किल है, तुम्हारे साथ रहकर भी तुम्हारे करीब नहीं आ सकती। अंकित कहने लगा, आधी रात होने दो, फिर मैं और तुम और हम और तुम हो जाएंगे। आधी रात होती है और उन दोनों के मिलन का टाइम आ जाता है। अंकित निशा से कुछ कहना चाहता है, एक सच है जो उसे बताना है तुम्हें। निशा बोली, हाँ बोलो। अंकित बोला, पहले तुम वादा करो तुम मेरा सच जानने के बाद भी मुझसे कभी नफरत नहीं करोगी। निशा बोली, हाँ बाबा बोलो। अंकित कहने लगा, सुनो, मैं तुम्हें धोखे में रखकर अपना नहीं बनाना चाहता, इसलिए आज तुम्हें सब बता दूंगा। मैं एक इंसान नहीं, एक जिन्न हूं। मेरी और तुम्हारी संतान कहीं जिन्न की शक्तियों के साथ पैदा ना हो, इसलिए आज के दिन का इंतजार किया मैंने। पूरे चांद की रात को अगर मैं अपने असली रूप में तुमसे मिलन करता हूं, तो ही हमारी संतान एक आम बच्चे की तरह जन्म लेगी, नहीं तो वो भी एक जिन्न का बच्चा ही पैदा होगा। और मैं चाहता हूं कि तुम्हें जादू से अपने वश में कर ये सब कर सकता था, लेकिन मोहब्बत की है तुमसे, और तुम्हें सच बताए बिना तुम्हें हासिल नहीं कर सकता मैं। उम्मीद करता हूं कि तुम मुझे इस सच्चाई के साथ अपना लोगी और मेरी मोहब्बत को कबूल करोगी मेरी सच्चाई के साथ। निशा अंकित की बात सुनकर जोर जोर से हंस पड़ती है और कहती है कि तुम्हें मैं ही मिली थी ऐसा मजाक करने को? ये जिन्न विन्न कुछ नहीं होते, क्या तुम भी कुछ नया लेकर के आओ, मुझे बनाने के लिए नया लेकर के आए हो? निशा इतना बोलते ही अंकित जो था वो अपने असली रूप में आ जाता है और निशा की जो हंसी थी वो डर में बदल जाती है और जोर से चिल्लाती है और फिर बेहोश होकर के वो जमीन पर गिर पड़ती है। निशा बेहोश हो जाती है और अंकित उसका हाथ पकड़ करके पूरी रात वहीं पर बैठा रहता है उसको पकड़े हुए। पूरे चांद की रात भी निकल जाती है, लेकिन अंकित को उससे ज़्यादा फिक्र निशा की होती है। निशा को होश आता है जैसे ही वो अंकित को देखती है और डर जाती है। दूर रहो तुम मुझसे, निशा अंकित को गुस्से में बोलती है। थोड़ी देर चुप रहकर वह फिर बोलती है, तुमने धोखा दिया है मुझे,
मेरे प्यार के साथ, मेरी फैमिली के साथ तुमने खिलवाड़ किया है। अंकित, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारा भरोसा तोड़ा है, तुम्हें दुख पहुंचाया है, तुम्हारा गुनहगार हूं मैं। तुम जो भी सज़ा डालोगी सब कबूल होगी मुझे। निशा बोली, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारी सच्चाई ये होगी कि तुम एक इंसान नहीं, एक जिन्न हो। मैं ये घर छोड़ करके जा रही हूँ और तुमसे सारे रिश्ते ख़त्म अब मेरे। तुम्हारी सारी सच्चाई मैं सबको बता दूंगी, ताकि फिर देखती हूँ कैसे बचोगे तुम। निशा उठकर जाने लगती है और अंकित हाथ पकड़ लेता है उसका। अंकित कहने लगा, निशा प्लीज़ ऐसे मत जाओ। माना कि तुम जैसा नहीं हूं मैं, लेकिन मेरे जज्बात, मेरा प्यार बिल्कुल सच्चा है। भले तुम मेरी सच्चाई बता दो सबको, लेकिन मुझसे यूं नफरत ना करो। तुम जानती हो अपने जिन्नों की दुनिया के वसूल तोड़ करके आया हूं तुम्हारे पास, तुम्हारी हिफाजत के लिए। निशा बोली, बस करो, और कितना झूठ बोलोगे तुम? तुम्हारा तो अस्तित्व ही झूठा है। तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आना जरूरी है। अंकित बोला, ठीक है, जाना है तो जाओ, लेकिन एक बार मेरी बात सुन लो। अगर सच में मैं इतना बुरा होता तो उस दिन जब महमूद चाचा के घर वो बाबा आए थे, तब उन्होंने मेरी सच्चाई तुम सबको क्यों नहीं बताई? निशा बोली कि क्या कहना चाहते हो तुम? अंकित बोला, यही कि जैसे तुम इंसानों के कुछ अच्छे तो कुछ बुरे होते हैं, वैसे ही हम जिन्नों की दुनिया में भी कुछ अच्छी रूह के जिन्न होते हैं, कुछ शैतानी रूह के होते हैं। अगर मैं शैतानी रूह का होता तो बाबा मुझे उसी वक्त राख कर देते। उन्हें मेरी सच्चाई मुझे देखते ही पता लग गई थी, इसलिए उन्होंने मुझे अकेले कमरे में रुकने के लिए कहा था। एक जिन्न कभी भी अल्लाह के बंदे के सामने झूठ नहीं बोलता, चाहे वो नेक रूह का हो या बुरा। इसलिए मैं भी बाबा के सामने झूठ नहीं बोल सकता था। अगर मेरे अंदर जरा सी भी बुराई होती तो क्या वो ये कहते कि मेरी शादी 10 दिन में कर दूं? वो तो मुझे दुआ दे करके गए थे, और अगर मुझे कुछ बुरा ही करना होता तो अब तक मैं बुरा कर चुका होता। लेकिन नहीं, तुमसे प्यार किया है मैंने। तुम्हारे लिए मुझे अगर जिन्न की दुनिया के सबसे खतरनाक जहन्नुम की आग में भी जलना पड़े तो मैं वो भी करूँगा, लेकिन यूँ नफरत करके खुद से अलग मत करो मुझे। जानता हूँ शायद मुझ पर यकीन नहीं रहा अब, क्योंकि सच्चाई जो थी वो तुम्हें पता लग गई है। जो मैंने तुम्हें सच्चाई बताई है तुमसे अपने जिन्न होने की। हाँ, मैं एक जिन्न हूँ, लेकिन कभी अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं किया। तुम चाहो तो सबको बता दो, तुम्हारे लिए सब मंजूर है, लेकिन एक बार यहाँ से जाने से पहले सोचना, क्या सच में मैंने कोई गुनाह किया है तुमसे मोहब्बत करके? क्या एक जिन्न का एक इंसान से मोहब्बत करना सच में गुनाह है? अगर है तो तुम आज़ाद हो हर रिश्ते से, हर वादे से। कहते हुए अंकित रोने लगता है और अपने घुटनों के बल बैठ जाता है। अंकित की आंखों में आंसू बह रहे होते हैं। निशा ये सब सुनकर सुन रही होती है, उसकी नज़र सिर्फ अंकित की नम आंखों पर होती है। उन आंखों में निशा को सच्चाई के सिवा कुछ नज़र नहीं आता। निशा तो पता था कि भैया अब उसे क्या करना है। निशा भाग कर जाती है और अंकित को गले से लगा लेती है। तुम्हें क्या लगा मैं इस बात से नाराज हूं कि तुम एक जिन्न हो? नहीं, बात सिर्फ इतनी है कि तुमने मुझसे अपनी सच्चाई छिपाई। मुझे नहीं फर्क पड़ता तुम जिन्न हो या इंसान हो, लेकिन कल जब तुम एक जिन्न के रूप में मेरे सामने आए तो मैं डर गई थी और सोचने समझने की हालत में नहीं थी मैं। लेकिन अब तुम्हारी बात सुनने के बाद मैं श्योर हूँ कि मुझे तुमसे अच्छा पार्टनर मुझे नहीं मिल सकता था। तुम चाहते तो कल रात को मुझे हासिल कर मेरी सारी उम्र अपने जिन्न होने का राज छुपा करके रख सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। प्यार प्यार होता है, चाहे एक जिन्न करे या इंसान। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू अंकित, आई रियली लव यू। अंकित निशा की बात सुन करके बहुत खुश हो जाता है और जोर से उसे गले लगा लेता है।
अब लास्ट में अंकित के मन में एक बहुत बड़ा बोझ जो था वो उतर गया और दोनों एक दूसरे के गले लगे गए और नए रिश्ते की उन्होंने शुरुआत करते हुए बिना किसी झूठ के। अगले दिन अंकित निशा को एक एनवेलप, एक पेपर देता है। निशा बोली, क्या है इसमें? अंकित, खुद देख लो। वो एनवेलप खोलती है तो उसमें 2 टिकट होती हैं। काहे की टिकट हैं ये? निशा अंकित से पूछती है। हमारे हनीमून की, अंकित जवाब देता है। अंकित बोली कि ओ, मतलब अब घूमने जाएंगे? तो मैं एक्साइटेड हो रही हूँ, कहाँ जा रहे हैं हम? अंकित बोला कि जर्मनी। निशा बोली, लेकिन उसमें तो बहुत खर्चा हो जाएगा ना? अंकित बोला, तुम भूल गई कि तुम्हारा पति एक जिन्न है, मैजिक पावर है तुम्हारे पति के पास, तुम क्यों टेंशन ले रही हो? निशा बोली, ओहो, आपने में अपने मुंह से गलती से भी ये बात नहीं कहना कि तुम कौन हो। किसी ने सुन लिया तो तुम जानते हो, और मैं किसी भी हालत में तुम्हें खोना नहीं चाहती। अंकित बोले, अरे बाबा सारी, अब मैं नहीं बोलूँगा ऐसा कुछ, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। हनीमून के लिए तो हाँ कर दो। निशा बोली, हाँ ठीक है, लेकिन हम जर्मनी नहीं जाएंगे बल्कि शिमला जाएंगे। हमारा ड्रीम है कि एक बार शिमला घूमने ज़रूर जाऊं। अंकित बोला, ठीक है, जैसा आप कहें, हमें उस जगह से क्या लेना देना, हमें तो बस जाना है। और निशा को वो अपनी बाहों में जकड़ लेता है। निशा, अच्छा अच्छा, बहुत हुआ, कब जाना है? अंकित बोला, कल सुबह की फ्लाइट है। निशा बोली, व्हाट, मेरे तो कपड़े भी नहीं है मेरे पास, तो फटाफट चलो शॉपिंग करके आते हैं। अंकित, उसने कहा, कपड़े नहीं हैं? किसने कहा तुम्हारे पास कपड़े नहीं हैं? निशा बोली, कहाँ हैं, सब भारी भरकम सूट हैं, वो तो नहीं पहनूंगी। अंकित हवा में हाथ घुमाता है और फिर कहता है, वो देखो सामने कितने तो कपड़े हैं। निशा बोली, वाह, ये कैसे हो गया? मुझे यकीन नहीं हो रहा है। अंकित बोला कि इन सब की आदत डाल लो, तुम्हें हर वो चीज़ ला कर दूंगा जो तुम्हें चाहिए होगी, वो भी बस एक चुटकी बजाकर। निशा बोली, वैसे अच्छा ही है कि तुम एक जिन्न हो, मेरा तो फायदा ही है। अंकित कहने लगा कि अच्छा जी, तो कल कौन धमकी दे रहा था छोड़कर जाने की? निशा बोली, वो तो मैं घबरा गई थी ना, इसलिए। छोड़ो, मैजिक से शॉपिंग तो हो गई, अब बैग भी पैक कर दो। अंकित बोला, जैसा आपका हुक्म मेरी मल्लिका। दोनों खुशी खुशी सामान पैक करते हैं और अगले दिन सबसे मिल करके वो शिमला के लिए निकल जाते हैं। शिमला पहुंचकर होटल में दोनों अपने जो सामान था कमरे में रखते हैं और फ्रेश होने के बाद खाना ऑर्डर कर देते हैं। निशा बोली, मैं बहुत थक गई हूँ और फ्लाइट तक तो ठीक था, लेकिन ये जो बस का रास्ता है और एकदम से गोल गोल घूम करके तो चक्कर आने लगते हैं। अंकित बोला, तुम खाना खाकर रेस्ट कर लेना और सुबह उठ करके फिर घूमने चलेंगे। निशा कहने लगी, हाँ सच में खाना खाए, बस अब खा करके सीधे बेहोश होकर के ही गिर पड़ना है मैंने बेड पर, और नींद भी बहुत आ रही है। और खाना खा करके दोनों सो जाते हैं। अगले दिन दोनों घूमने के लिए आते हैं, दिन भर वो शॉपिंग करते हैं, शाम को रूम में वापस आते तो निशा रूम को देख करके हैरान हो जाती है। निशा बोली कि अरे वाह, कितना अच्छा लग रहा है रूम, कितना अच्छा इन्होंने डेकोरेट किया है रूम को। अंकित बोला, और कौन करेगा? निशा बोली, लेकिन कब, तुम तो मेरे साथ ही सुबह से थे। अंकित बोला, अरे अरे यार, बोला था हॉस्टल वालों को रूम डेकोरेट करने को, और शाम तक डेकोरेट करके रखेंगे तुम्हें सरप्राइज देने के लिए। तो निशा बोले कि वाह, बहुत अच्छा। अंकित ने कहा कि थैंक यू, अभी तो और भी है। निशा बोली, और क्या? अंकित बोले, रूम सर्विस को कॉल लगाता हूँ, वो एक शैंपेन की बोतल उठा करके लेकर गिफ्ट में आएगा रूम में। निशा बोली, अरे वाह, क्या बात है, इतना सब कुछ किस खुशी में? अंकित कहने लगा, तुम मेरे साथ हो, मेरे पास हो, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए?
अंकित रूम सर्वेंट से सामान लेता है और दरवाज़ा बंद कर रूम में आ जाता है। निशा बोली, ये गिफ्ट बॉक्स में क्या है? अंकित, खुद ही देख लो। निशा गिफ्ट को अनपैक करती तो उसमें एक बहुत प्यारी ड्रेस होती है। निशा, ये क्या है? अंकित, ये जूते हैं। दिख तो रहा है ना कि ड्रेस है। निशा बोली, ड्रेस नहीं, नाइट ड्रेस है, और नाइट ड्रेस भी नहीं लग रही, ये तो कपड़े की लकीरें हैं ये तो। अंकित बोला, यार क्या मैं इतने प्यार से ये सब लेकर के आया हूँ, सोचा था तुम कितनी हॉट लगोगी इसमें, लेकिन तुम तो रहने ही दो, फेंक दो इसे। निशा बोली, अरे बाबा, बेबी को गुस्सा आ रहा है। अच्छा अभी मुंह न बनाओ, पहन कर आती हूँ। तो वेट करके वो जो है गिफ्ट खोला उसने, और निशा वो दूसरा गिफ्ट खोल करके दे, तो उसमें एक गोल्ड रिंग होती है, गोल्ड चैन होती है, लॉकेट होता है साथ में दोनों, जिसमें दोनों की तस्वीर होती है। निशा कहती है कि ग्रेट है ये सब। अंकित ने कहा, तुम्हें अच्छा लगा? निशा बोली, हाँ बहुत अच्छा लगा, और थैंक यू सो मच। अब लाए हो तो ये रिंग, एयर, चैन सब कुछ पहन करके ही आना होगा। अंकित उसे रिंग और चैन पहना देता है और फिर वो ड्रेस चेंज करने चली जाती है। अब तक निशा चेंज करती है, तब तक अंकित बेड के सामने एक टेबल पर जो कैंपेगन की बोतल थी उनको सजा कर रख देता है। बाहर से जब वो आती है ड्रेस में, निशा को देख करके अंकित बस देखता ही रह जाता है। निशा अपनी ड्रेस को ठीक करते हुए कहती है, कैसी लग रही हूँ मैं? अंकित बोला, बिल्कुल वैसी ही जैसा मैंने सोचा था, एकदम हॉट। नर्म। निशा शर्मा जाती है। अंकित निशा के पास आ जाता है और उसका हाथ पकड़ करके उसको बेड पर बिठा लेता है, और फिर वो कैंपेन भरता है, शैंपेन जो है, और सामने गिलास में वो डालकर निशा को पकड़ा देता है। दोनों एक साथ सिप पीते हैं। अंकित एक रोमांटिक सा म्यूजिक लगा देता है, और निशा के सामने वो घुटनों पर बैठकर अंकित अपना हाथ आगे बढ़ाता है, और निशा अपना हाथ अंकित के हाथों में दे देती है। दोनों एक वहाँ पर डांस करते हैं, एक दूसरे को आंखों आंखों में डाल करके एक दूसरे के करीब आते हैं, और दोनों इतना करीब आ जाते हैं कि बहुत काफ़ी ज़्यादा करीब आ जाते हैं वहाँ पर। ठीक है, और वो उसके बाद एक दूसरे में दोनों समा जाते हैं, सब कुछ भुला करके। अगली सुबह दोनों के लिए बहुत खूबसूरत थी। निशा अभी अभी सो रही थी, और अंकित बस उसके बालों में हाथ फेरते हुए उसे निहार रहा था। इससे पहले कि वो इतनी खूबसूरत कभी नहीं लगी थी। उसे निशा खुद से अलग नहीं लग रही थी, खुद का ही हिस्सा लग रही थी। दोनों अपनी ज़िंदगी में वो बहुत ज़्यादा खुश थे, और दोनों वहाँ से फिर हनीमून मना करके दोनों वापस जयपुर आ जाते हैं। और जयपुर पहुंचकर वो दोनों सबसे मिलते हैं, वहाँ उन्हें गिफ्ट दिखाते हैं, तो सबसे मिल करके वो अपने घर आ जाते हैं। घर पहुंचकर अचानक से निशा की तबीयत खराब हो जाती है, उसे उल्टियाँ चक्कर स्टार्ट हो जाते हैं। अंकित उसे ऐसा देख करके घबरा जाता है। वो अपने जादू से निशा को ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं हो पाता। अंकित अपना जादू नाकाम होते देखकर हैरान था, और वो डॉक्टर को बुला करके डॉक्टर निशा का चेकअप करती है। अंकित, क्या हुआ डॉक्टर? निशा ठीक तो है ना उसकी तबीयत? डॉक्टर कहने लगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है, इस कंडीशन में कभी कभी वीकनेस ऐसी हो जाती है। अंकित बोला, मैं मतलब नहीं समझा। डॉक्टर बोली, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है, और वो भी 4 वीक की प्रेग्नेंट है। अंकित परेशान हो जाता है, और डॉक्टर को विदा करके वो निशा के पास आता है। निशा बोली, क्या हुआ, क्या कह रहे हैं डॉक्टर ने? अंकित बोला, तुम प्रेग्नेंट हो 4 वीक से। अंकित की आवाज़ में चिंता ज़्यादा होती है। निशा बोली, रियली, आई मीन, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। अंकित बोला कि निशा, हमें 1 हफ्ता हुआ है, और तुम 4 वीक पहले प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हो? निशा बोली, क्या बोल रहे हो तुम, मजाक मत करो, ऐसा कैसे हो सकता है? अंकित बोला, मजाक नहीं, डॉक्टर ने ये सब कहा है। मैं बहुत गलत किया है निशा, तुमने बहुत गलत किया है, हमें एक दूसरे के करीब नहीं आना चाहिए था। उस दिन बाबा भी कह रहे थे कि सिर्फ पूरे चांद की रात को ही हमारा मिलन हो सकता है, लेकिन मुझे अभी बाबा से मिलने जाना होगा, कहकर अंकित बाहर की तरफ चला जाता है, और निशा पीछे से आवाज़ लगाती रह जाती है। अंकित भागकर सीधे महमूद भाई के घर जाता है, और उनसे कहता है, महमूद चाचा, उस दिन जो बाबा आपके घर आए थे, मुझे उनसे मिलना है। महमूद बोले, क्या हुआ अंकित, इतने परेशान क्यों लग रहे हो, और बाबा से क्यों मिलना है? अंकित बोले, कुछ काम है
मुझे बाबा से, प्लीज़ आप मुझे उनसे मिलवा दीजिए। महमूद बोले ठीक है, मैं बात करता हूँ। थोड़ी देर बाद में महमूद बोले कि मेरी बात हुई है बाबा से, वो 3 दिन बाद यहाँ जयपुर आएंगे, तब तुमसे वो मिलेंगे। अंकित बोले ठीक है चाचा, थैंक यू। इतना कह करके वो घर से चला जाता है। 3 दिन बाद जब बाबा वहाँ आते हैं तो अंकित उन्हें अपने घर ले करके चला जाता है। बाबा ने कहा कि कहो अंकित, क्यों बुलाया मुझे? अंकित बोले बाबा आपकी मदद चाहिए मुझे। अंकित सब कुछ बाबा को बता देते हैं। बाबा बोले ये क्या किया तुमने अंकित? तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाया था कि एक जिन्न होने की वजह से तुम्हारा मिलन उसी रात को हो सकता था जब मैंने तुमसे कहा था, लेकिन तुमने ये ठीक नहीं किया। तुम्हारा ये मिलन क्या मुसीबत लाने वाला है, तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है। इस तरह गैर वक्त मिलन की वजह से तुम्हारा एक हिस्सा निशा की कोख में जगह बना चुका है। तुम्हें था कि अगर मेरी बात तुम मानोगे तो तुम्हारा बच्चा भी जिन्न की शक्तियों से साथ ही पैदा होगा। अगर तुमने बात नहीं मानी, और तुमने वैसा ही हुआ है। वो एक जिन्न की वजह से एक आम बच्चे की तुलना में जल्दी वो बढ़ रहा है। इसलिए जिस बच्चे का अस्तित्व अब तक नहीं होना चाहिए था, वो निशा की कोख में 4 हफ्ते भर का हो चुका है, और इसका जन्म 9 महीने की बजाय 5 महीने में हो जाएगा। ये तो कुछ नहीं, इसके आगे जो होने वाला है उसके लिए खुद को तैयार करना होगा तुम्हें। जिन्नों की दुनिया के खिलाफ जाकर तुमने अपनी मोहब्बत को अपनाया है, और जिन्नों के वसूल के खिलाफ जाने को जो सज़ा तुम्हें और निशा दोनों को भुगतनी पड़ेगी। हाँ, अगर तुम्हारी मोहब्बत सच्ची होगी तो कोई सज़ा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन फिर भी खुद को तैयार करो और आने वाली जो मुसीबत है उसका सामना करो। और बाबा ने उसको बताया कि जिन्नों की जो दुनिया है उसका जो नियम है वो नियम एक विचित्र नियम होते हैं, और उसके हिसाब से जो तुम्हारी जो औलाद है वो जिन्नों की दुनिया पर हुकूमत करेगी। यही वजह थी मैंने जब कहा था कि पूरे चांद की रात को अगर तुम्हारा मिलन होता है तो तुम्हारी औलाद एक इंसान पैदा होगी, और उसका जिन्नों की दुनिया से कोई वास्ता नहीं होता। लेकिन तुम्हारी गलती की वजह से अब तुम्हारी औलाद एक जिन्न की शक्तियों के साथ पैदा होगी, और वही जिन्नों की दुनिया पर राज करेगी, और बाकी के जिन्न ऐसा कभी नहीं होने देंगे। हजारों सालों से जिन्न जिस तख़्त को पाने की कोशिश कर रहे हैं उसे वो इतनी आसानी से एक बच्चे के हाथ नहीं लगने देंगे। बाबा फिर कहते हैं, पर अल्लाह भगवान को जो खुद के ऊपर जो विश्वास करने वाले अच्छे जिन्नों से हमें कोई खतरा नहीं, लेकिन यहाँ अच्छे जिन्नों से ज़्यादा बुरी रूह के जिन्न हैं, और वो किसी भी हालत में तुम्हारे होने वाले बच्चे को पैदा होने से पहले ही मारने की कोशिश करेंगे। सामने बैठी निशा भी सब कुछ सुन रही थी। अंकित ने कहा, लेकिन बाबा कोई तो रास्ता होगा, मैं निशा को और अपनी औलाद को नहीं खोना चाहता। बाबा बोले, रास्ता तो कोई नहीं है मेरे पास, बस अब तो अल्लाह ही मालिक है। बस किसी भी तरह अपनी बीवी की हिफाजत कर, ताकि कोई भी बुरी ताकत उस तक ना पहुंच सके। एक काम कर, तुम दोनों मेरे साथ ही चलो, मेरे पीर की दरगाह पर, वो तुम्हारी रक्षा करेंगे। मेरे पीर बाबा की दरगाह पर किसी जिन्न की औकात नहीं कि वो वहां आकर अपनी ताकत दिखा सके। अंकित ने कहा, लेकिन हम बाकी सबको छोड़, मतलब कि बाकी सब लोग क्या कहेंगे? उन्हें सच्चाई का पता चला तो वो सब बाबा कोने लगे। तू चिंता मत कर, माना कि तू जिन्न है लेकिन नेक भी तो है, मैं समझाऊंगा सबको, तू मेरे साथ चल। निशा और अंकित बाबा के साथ निशा के घर आ जाते हैं और उसके माँ पापा से मिलने, और महमूद भाई और बाकी सबको वहीं बुला लेते हैं। बाबा सबको अंकित की सच्चाई बताते हैं। सभी घबरा जाते हैं उसके जिन्न होने की बात सुनकर। निशा के पापा तो, बाबा आप इसे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? इसने हमारी बच्ची की ज़िंदगी खतरे में डाल दी है। आप अभी के अभी इसे अपने मंत्रों से मार दो। माँ बोली, हाँ बाबा। और निशा की कोख में पल रहे बच्चे नहीं है, नहीं चाहिए हमें जिन्न के बच्चे, उसे हम गंवा देंगे। हम अपनी निशा के साथ अब और गलत नहीं होने देंगे। धोखा दिया है इसने हमें और हमारी बेटी को। निशा बोली, नहीं मम्मी, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी।
कोई धोखा नहीं दिया है मुझे। अंकित ने शादी होते ही सब कुछ बता दिया था इसने मुझे, और मुझे ये सब पहले से पता था कि हमारे एक होने पर क्या प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आपने अंकित को कुछ भी किया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। महमूद बोले, सतीश भाई मुझे लगता है अंकित बेहद नेक है, वरना अभी तक कितनों को नुकसान पहुंचा चुका होता। अब इतनी बड़ी मुसीबत पड़ने तक वो निशा को छोड़ चुका है। उसने अब तक वो छोड़ चुका होता निशा को और चला गया होता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। कुछ देर तक बहुत समझाने पर सभी अंकित को अपना लेते हैं और उन दोनों को बाबा के साथ जब भेजने के लिए वो राजी हो जाते हैं। बाबा उन दोनों को लेकर के मज़ार पहुंचते हैं और वहां अंदर ही एक कमरा उनको दे देते हैं रहने के लिए। बाबा बताते हैं कि वो एक ऐसे फ़कीर को जानते हैं जो जिन्नों की दुनिया के बहुत से राज जानता है, और क्या कितने जिन्न उनके कब्जे में हैं। कल मैं उन्हें लेकर के यहाँ आऊँगा, वो ज़रूर कुछ मदद कर सकते हैं तुम्हारी। अगले दिन बाबा उस फ़कीर को बुलाते हैं। फ़कीर अंकित को देखकर तो वो समझ जाते हैं कि वो एक जिन्न है। साथ ही साथ निशा को देख करके भी वो समझ जाते हैं, और उसके अंदर जो नन्ही सी जान पनप रही थी वो भी एक जिन्न है। तुझे तेरी दुनिया के कायदे पता नहीं थे क्या? एक जिन्न और एक इंसान कभी नहीं एक हो सकते, वो फ़कीर अंकित को बोलता है। अंकित कहता है कि पता है फ़कीर बाबा, लेकिन ये नहीं पता था कि मेरी औलाद भी एक जिन्न ही होगी, और जिन्नों के जो ताकत हैं वो एक इकलौती दावेदार होगी वो। आप मेरी मदद करो। फ़कीर बाबा बोले, देख मुझे इस मज़ार के बाबा ने सब बता दिया है। तू एक नेक जिन्न है और सच्ची मोहब्बत है तेरी अंदर, इसलिए तेरी मदद कर रहा हूँ। कोई भी जिन्न तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन एक जिन्न है जो सबसे पुराना है इस वक्त, हजारों साल का है वो। सभी जिन्न हैं वो सारे के सारे उससे थर थर कांपते हैं, और जिन्न के तकत का अगला दावेदार वही है। बल्कि यूं कहो कि अगले पूरे चांद की रात को 2 दिन के बाद उसकी ताजपोशी होने वाली है, लेकिन तेरी होने वाली औलाद जो है उसके रास्ते में है। अब इस तथ्य पर तेरी औलाद का हक है इस तकत पर, और वो उसे ख़त्म करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। वो बहुत ताकतवर है, मैं भी उसका सामना नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ, अगर तू उससे समझौता करने को तैयार होगा, उसकी शर्त के मुताबिक जो वो तेरे बच्चे को छोड़ सकता है, लेकिन वो उसके बदले एक कुर्बानी मांगेगा, एक जान के बदले एक जान। अंकित बोला, मैं समझा नहीं। फ़कीर बाबा बोले, मैं समझता हूँ। तेरी औलाद में जिन्न की ताकतें हैं, तेरी वजह से हैं, लेकिन अगर तू ही नहीं बचेगा तो तेरे जाने के साथ वो ताकतें भी ख़त्म हो जाएंगी, और इस तरह से उस ताकत की दावेदारी भी ख़त्म हो जाएगी। तेरी औलाद एक आम बच्चे की तरह पैदा हो जाएगी। तुझे अपनी जान की कुर्बानी देनी होगी अपने बच्चे के लिए, नहीं तो वो तेरे बच्चे को मार देगा। अंकित बोला, तो मैं अभी तैयार हूँ, अभी जान दे देता हूँ, मेरा बच्चा तो हिफाजत से रहेगा। फ़कीर बाबा बोले कि नहीं, तू अपनी मर्जी से कुर्बानी नहीं दे सकता। जब वो जिन्न तुझे कहेगा तभी देगा तू कुर्बानी। हम जिन्न को बुलाएंगे उस रात जब चांद पूरा होगा, क्योंकि उसी दिन जिन्न अपने असली रूप में आते हैं, और तुझे कुर्बानी भी अपने असली रूप में ही देनी होगी। और हाँ, तुम्हारी बीवी वहीं रहेगी तुम्हारे साथ जब तुम कुर्बानी दोगे। निशा बोली, नहीं बाबा, मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन अंकित को कुछ नहीं होने दूंगी, मैं उसे कुर्बानी नहीं होने दूंगी। निशा फ़कीर की बात मानने से इनकार कर देती है। फ़कीर बाबा उसे लेकर मज़ार के अंदर एक कमरे में चले जाते और कहते हैं कि निशा से वो अकेले में बात करते हैं, और फिर उसे एक राज बताते हैं जिससे वो जिन्न ख़त्म होगा, और सिर्फ निशा ही ऐसा कर पाएगी, क्योंकि वो एक ऐसी पहली इंसान है जो जिन्न की औलाद को अपने अंदर रखे हुए है। फ़कीर बाबा निशा को एक खंजर देते हैं और कहते हैं कि मैं अंकित को कुर्बानी देने को कहूँगा, और वो अपनी कुर्बानी भी देगा।
जिससे तुम्हारी औलाद एक आम इंसान बन जाएगी। लेकिन ये अधूरा राज है और जिन्न को भी ये नहीं पता उस जिन्न के बारे में। लेकिन वो ये नहीं जानता कि अंकित की कुर्बानी उसका अंत बनने वाली है। अब पूरे चांद की रात को अंकित जिन्न के रूप में अपनी कुर्बानी देगा, तो वो इसी खंजर से देगा और फिर तुम सब ये सब जो काम है वो कर देना। फकीर बाबा निसा को बताते हैं और आगे उसे क्या करना है अंकित की कुर्बानी के बाद। लेकिन तुम ये राज सिर्फ अपने तक ही रखोगी, किसी को नहीं बताओगी, अंकित को भी नहीं। वरना अंकित को अगर पता लगा तो जिन्नों की किताब में वो राज छप जाएगा, क्योंकि ये उनका नियम है कि जिन्नों की दुनिया का जो राज पता कर लेता है कोई भी जिन, तो वो अपने इल्म जो है वो जिन्न के उसमें छप जाता है उनकी किताब में। निसा फकीर बाबा से वादा करती है कि ये वो राज किसी को नहीं बताएगी और जैसा उन्होंने कहा है वो वैसा ही करेगी, और वो दोनों के दोनों बाहर चले जाते हैं। अंकित बोला कि क्या हुआ बाबा, आप निसा को क्यों लेकर गए थे अंदर? फकीर बोला कि कुछ नहीं, उसे समझाने के लिए गया था ये कुर्बानी कितनी ज़रूरी है, लेकिन ये मान नहीं रही थी, इसलिए मैंने इसे जादू से वश में किया है और अब तक के लिए, और जब जब तुम्हारी कुर्बानी होगी तब तक ये मेरे वश में रहेगी। अंकित ने कहा सही किया आपने फकीर बाबा, मैं दोनों को कुछ नहीं होने दूंगा, इन दोनों को कुछ नहीं होने दूंगा। ऐसा कहते कहते अंकित फूट फूट कर रोने लगा। निसा बोली क्या हुआ अंकित, तुम क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो? अंकित कुछ नहीं, तुम अपना ध्यान रखना, बस मैं सब ठीक कर दूंगा। आखिर वो चांद की रात आ ही गई जब अंकित कुर्बानी देकर अपने बच्चे और निसा को बचाएगा। फकीर बाबा निसा और अंकित को सामने बिठा करके उस बुरे जिन्न को बुलाते हैं और वो जिन्न सबके सामने आ जाता है। इतना बड़ा शरीर, डरावनी आंखें, बड़े बड़े नाखून, इतने भयानक, उसे देख करके निसा डर जाती है और अंकित निसा को गले से लगा करके उसे संभालता है। जिन्न बोला बता फकीर क्यों बुलाया मुझे, पिछली बार कैसे तुझे हराया था, भूल गया तू? अब तो छोड़ दिया, तब तो छोड़ दिया था मैंने, लेकिन अब की बार नहीं छोड़ूंगा। फकीर बोले तुझसे एक समझौता करना है इसलिए बुलाया है। जिन्न बोला समझौता, और मुझसे? वो हंसता है। जिन्न की डरावनी हंसी चारों ओर गूंज उठती है। फिर कहता कैसा समझौता? फकीर बोला उस लड़की को तू जानता है? निसा की तरफ इशारा करते हुए कहा। जिन्न बोला नहीं, ये कौन है? फकीर बोला ये वही लड़की है जो जिन्न के होने वाले बादशाह को जन्म देने वाली है। इसके अंदर की जो औलाद है, इसके पेट में वो एक जिन्न की औलाद है और वो सांस ले रही है। जिन्न बोला, हंसते हुए बोला तूने मेरा काम आसान कर दिया फकीर, कब से इसकी तलाश में था मैं, लेकिन तू तो इसे खुद मेरे सामने ले आया। अब मैं इसे मार दूंगा ताकि उस नन्हे बादशाह को इस दुनिया में आने का मौका ही ना मिलेगा। और वो फिर हंस पड़ा। फकीर बोला इसलिए तुझे बुलाया है कि एक समझौता करना है, बकस दे इसकी ज़िंदगी। वो मासूम है, अभी दुनिया में भी नहीं आया है, इसके बदले जो तू कहेगा वो तुझे मिलेगा। अंकित बोला हाँ, बख्श दे मेरी औलाद को और मेरी बीवी को, उसके बदले जो तू कहेगा मैं करने को तैयार हूँ। जिन्न बोला, हंसा बहुत तेजी के साथ, तुझे क्या लगता है इतनी आसानी से छोड़ दूंगा? नहीं, इतनी भी आसान नहीं है, मेरे से समझौता करना, कुर्बानी देनी पड़ेगी, दे पाएगा? अंकित बोला हाँ दूंगा, जो तू कहेगा वो कुर्बानी दूंगा, बस मेरी औलाद को बकस दे। जिन्न बोला ठीक है बकस दूंगा, लेकिन मुझे भी कुर्बानी में तेरी औलाद की जान के बदले एक जान चाहिए। तू देगा अपनी जान की कुर्बानी? तेरी ही शक्तियाँ तेरी औलाद में है ना, जब तू ही नहीं बचेगा तो तेरी औलाद की शक्तियाँ अपने आप खत्म हो जाएंगी और वो एक आम इंसान बन करके रह जाएगा। बता मंजूर है? अंकित बोला हाँ मंजूर है, तू जो कहेगा सब मंजूर है मुझे, लेकिन वादा कर उसके बाद तू मेरी बीवी और बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जिन्न ने कहा कि वादा करता हूँ, आधी रात होते ही तू अपने असली रूप में आकर के कुर्बानी देगा। अंकित ने कहा ठीक है। अब आधी रात हो जाती है और अंकित की कुर्बानी का वक्त आ जाता है। निसा जोर जोर से रो रही थी, वो अंकित के पास जाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन फकीर बाबा उसे अपनी शक्तियों से रोक करके रखते हैं। अंकित अपने असली रूप में आ जाता है, फकीर बाबा उसे वो खंजर देते हैं
अंकित वो खंजर अपने दिल के आर पार कर देता है। लहूलुहान हुआ अंकित जमीन पर गिर पड़ता है। अब फकीर बाबा निशा को इशारा करते हैं। निशा उसी पल भागकर अंकित के पास जाती है और उसी खंजर को अपने दिल के पार उतार देती है और अंकित के पास ही जमीन पर गिर पड़ती है। फकीर बाबा बिना देर किए निशा के दिल का खंजर निकालते हैं और उस जिन्न के हाथ में पड़ी एक अंगूठी के बीच मार देते हैं। वो अंगूठी जिसमें उसने अपने दिल को कैद किया हुआ होता है और वो जिन्न जलने लगता है और वो जिन्न जोर जोर से चिल्लाने लगता है, ऐसा नहीं हो सकता, मैं मर नहीं सकता। उसकी आवाज़ चारों ओर गूंज उठती है और वो जिन्न देखते ही देखते जल करके राख हो जाता है। फकीर बाबा उस राख को उठाते हैं और उसे अपने साथ लाए पाक पवित्र जल में डाल देते हैं और वो राख सब पानी में घुल करके गायब हो जाती है और इसी के साथ होता है इस जिन्न का अंत। थोड़ी देर बाद अंकित को होश आ जाता है। खुद को पहले जैसा देख करके वो हैरान हो जाता है, लेकिन निशा अभी भी होश में नहीं आती। उसके सीने में घाव देख करके अंकित भागकर उसके पास जाता है और उसे उठाने की कोशिश करता है। निशा नहीं उठती। निशा की ऐसी हालत देखकर अंकित उसके सीने पर सर रख करके रोने लगता है। जैसे ही अंकित की आंखों के आंसू निशा के घाव पर पड़ते हैं, उसका घाव भरने लगता है और वो भी होश में आ जाती है। होश में आते ही वो अंकित को गले से लगा लेते हैं। अंकित उसे गले से लगा लेता है और वो उठकर सीधे फकीर बाबा के पास जाती है और उनके पैर में गिर करके रोने लगती है। ये सब आपके कारण हुआ है बाबा, आपने ही हमारी ज़िंदगी हमें वापस लौटाई है, हम आपका एहसान कभी नहीं भुलाएंगे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फकीर बाबा बोले, उठ बच्चा, अगर सर झुकाना है तो उस ऊपर वाले के सामने झुका, मैं तो उसका सेवक हूँ, जैसा वो कहता है वैसा मैं करता हूँ। ये कह करके फकीर बाबा वहाँ से चले जाते हैं। अंकित को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि ये हो क्या रहा है, वो वापस पहले जैसा कैसे हुआ और निशा ऐसे नीचे क्यों बेहोश पड़ी हुई थी, और ये सबसे बड़ी बात तो वो जिन्न कहाँ गया। अंकित निशा के पास जाता है और कहता है, निशा मैं जिंदा हूँ और वो जिन्न कहाँ गया। और निशा बोली कि बस बस एक सवाल एक साथ इतने सवाल, रुको तो। अंकित बोला, यार बताओ वो जिन्न कहाँ हैं और मैं पहले जैसा कैसे हुआ, मैंने तो अपनी जान जिन्न को दे दी थी। निशा बोली, हाँ दी थी तुमने जान, लेकिन ऐसा कैसे तुमने, मैं कैसे हो जाने देती ऐसा, इसलिए फकीर बाबा ने और मैंने मिलकर जिन्न को मार दिया। अंकित बोला, मार दिया, लेकिन कैसे। निशा बोली, तुम्हें याद है जब मैं तुम्हें मना कर रही थी कि जिन्न के साथ समझौता करने को, और बाबा मुझे अंदर लेकर के गए थे। अंकित बोला, हाँ तो। निशा, वो बाबा मुझे वश में करने के लिए नहीं बल्कि इसलिए लेकर गए थे ताकि मैं जिन्न को मारने में उनकी मदद कर सकूं। बाबा ने बताया था कि उस जिन्न को कोई नहीं मार सकता, वो जिन्न हर किसी पर जुल्म करता रहता था। उसकी रूहानी शैतानी ताकत इतनी थी कि शैतान भी उससे डरने लगा था। एक दिन इस जिन्न का दिल एक लड़की पर आ गया। वो लड़की इतनी मासूम, इतनी पाक थी कि मानो अल्लाह ने खुद उसे ज़मीन पर भेजा हो। किसी फरिश्ते से कम नहीं लगती थी वो। जिन्न ने उस लड़की को जादू से अपने वश में किया और उसे अपने साथ ले गया और ज़बरदस्ती उसके साथ संबंध बनाया। वो लड़की जब जादू के असर से बाहर आई तो बहुत देर हो चुकी थी और वो माँ बनने वाली थी, और उस जिन्न की औलाद की, क्योंकि उसके अंदर एक जिन्न का अंश था तो वो भी उतना ही ताकतवर था। उसकी ताकत उस लड़की से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो इस हालत में भी उस लड़की से ज़बरदस्ती संबंध बनाता था। वो लड़की की ज़िंदगी नरक से भी बुरी हो गई थी। इस वजह से वो वैसे ही ताकतवर था, और अगर उसकी औलाद इस दुनिया में आ जाती तो वो उसे मारकर उसकी शक्तियाँ भी हासिल करने वाला था। लेकिन माँ तो माँ होती है ना। इससे पहले कि वो जिन्न, शैतान जिन्न उसके बच्चे को मारता, उस लड़की ने खुद को ही मार डाला और उसका बच्चा भी पेट में ही मर गया। लेकिन जाते जाते वो जिन्न को बद्दुआ दे करके गई थी कि तूने मेरे साथ ज़बरदस्ती संबंध बनाकर मुझे गर्भवती किया है, हर रोज़ मुझ पर जुल्म करता है तू, यहाँ तक कि अब मेरा बच्चा पैदा हो जाता तूने इसकी भी कुर्बानी दे दी और तू ताकतवर बनने जा रहा है।
लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं अपनी जान की कुर्बानी दे रही हूँ तेरी वजह से। मेरा तेरे साथ मरने के बाद फिर भी और नफ़रत का रिश्ता ही रहेगा। मैं अल्लाह को गवाह बना करके तुझे बद्दुआ देती हूँ कि एक दिन ऐसे ही एक जिन्न और एक इंसान के बीच में संबंध होगा, लेकिन ज़बरदस्ती का नहीं, मोहब्बत का। ऐसे ही वो भी जिन्न के बच्चे को अपनी माँ बनाएगा, अपनी बच्चे की माँ बनाएगा, लेकिन वो इंसानी नफ़रत की नहीं होगी, सच्चे प्यार की होगी वो निशानी। और ऐसा ही एक जिन्न जिसके अंदर जिन्न की औलाद होगी, और वो जिन्न जब वो दोनों मोहब्बत करने वाले अपनी मोहब्बत के लिए कुर्बानी देंगे, तो उनकी कुर्बानी से निकले हुए खून से सना खंजर जब तेरे दिल के आर पार होगा तो तेरी मौत हो जाएगी। और एक मरते हुए इंसान की बद्दुआ अल्लाह को भी कबूल करनी पड़ती है। तो तू क्या चीज़ है? और हाँ, ये बद्दुआ तुझे याद नहीं रहेगी, मेरे मरने के बाद तू इस बद्दुआ का कोई तोड़ नहीं निकाल पाएगा। और इतना कहकर के वो अपनी जान देती है। इसलिए बाबा ने कहा था कि जब तुम अपने सीने में खंजर मारोगी तो मुझे भी उस खंजर को उसके सीने में मारना होगा, और उस खंजर पर हम दोनों का खून लगा होगा, और उसी खंजर से जिन्न का अंत होगा। मैंने भी बिल्कुल वैसा ही किया, और मैं भी तुम्हारे साथ नीचे गिर गई थी। उसके बाद बाबा ने, फकीर बाबा ने जो किया सो उन्होंने ही किया, मतलब खंजर जिन्न के दिल के आर पार किया और वो जिन्न मर गया। और हाँ, बाबा ने एक और बात बताई थी कि कुर्बानी देने के बाद तुम जिन्न नहीं रहोगे, बल्कि एक आम इंसान बन जाओगे, क्योंकि उस जिन्न को मारने के लिए तुम्हें, तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे के अंदर की जो भी ताकत थी उस खंजर में चली जाएगी और जिन्न को मार पाएंगे वो। और इसकी वजह से तुम वापस से जिंदा हो जाओगे, लेकिन एक इंसान की तरह। अंकित, मतलब इतना कुछ बाबा ने तुम्हें बताया और तुमने मुझे एक बार भी नहीं बताया। बोली कैसे बताती, बाबा ने मना किया था, क्योंकि अगर तुम्हें पता चलता तो तुम्हारी दुनिया के नियमों के हिसाब से उस जिन्न को भी पता लग जाता कि हम क्या करने वाले हैं। लेकिन मुझे जो था वो बुरा लगा, लेकिन मैं फिर भी उसके लिए सॉरी। अंकित, तो क्या है, मैं तो फिर भी खुश हूँ। एक आम इंसान की तरह मुझे ज़िंदगी बिताऊंगा, और हमारा बच्चा भी हम आम इंसान की तरह रहेंगे। दोनों बहुत खुश होते हैं, उनकी ज़िंदगी जो थी वो इतनी बड़ी मुसीबत से दूर हो जाती है। और वहाँ से वो दोनों मज़ार की तरफ चले जाते हैं। मज़ार वाले बाबा से दोनों मिल कर के वापस घर जाने लगते हैं कि निशा का पेट एकदम से बढ़ने लगता है। अंकित और निशा दोनों डर जाते हैं। बाबा अब आंखें बंद करके ध्यान लगा करके निशा के सर पर हाथ रख देते हैं, और वो हैरान रह जाते हैं। निशा बोली, क्या हुआ बाबा, कुछ पता चला? हाँ, तुम्हारे पेट में जो बच्चा है उसमें अभी भी जिन्न की ताकतें हैं, इसलिए उसका जन्म भी एक जिन्न के रूप में होगा 5 महीने बाद। अंकित बोला, लेकिन फकीर बाबा तो कह गए थे कि कुर्बानी के बाद सब ठीक हो जाएगा, फिर ऐसा क्यों हुआ? बाबा बोले, शायद उन्होंने पूरी बात नहीं बताई। तुम्हारी पहली औलाद जिन्न की ताकत, सारी ताकतों के साथ पैदा होगी, और पैदा होने के बाद वो एक आम इंसान की ही जिंदगी जिएगा, लेकिन आम इंसान होते हुए भी उसके अंदर एक जिन्न की ताकत होगी। और अंकित, भले ही तुम एक इंसान की ज़िंदगी जियोगे, लेकिन तुम्हारी ताकतें अभी भी तुम्हारे पास ही हैं। अंकित अपने जो मैजिक था उसको ट्राई करता है, तो सच में उसकी ताकत उसके पास ही होती है। और तुम्हारी जो आगे आने वाली पीढ़ी है उसमें भी पहली औलाद जन्म लेगी, उसे विरासत में जिन्न की ताकतें मिलेंगी, और ये चलता रहेगा उम्र भर। लेकिन सिर्फ ताकतें ही जिन्न की होंगी, वो सभी आम इंसान ही होंगे। बाबा की सारी बातें सुन करके वो दोनों बाबा से दुआ लेकर के और अपने घर चला आते हैं। घर आकर सभी को सारी कहानी सुनाते हैं। 5 महीने बाद निशा एक बेटे को जन्म देती है। दोनों अपने बच्चे को लेकर के पीर बाबा की मज़ार पर जाते हैं और वहाँ आने वाली ज़िंदगी के लिए वो दुआ मांगते हैं। और निशा और अंकित की मौत भी उसी मज़ार में हुई है, और वो भी एक साथ और एक ही वक्त पर। ये भी एक सच है, क्योंकि वो दोनों इतना प्यार करने वाले थे। जब उन दोनों की मौत हुई तो उसी मज़ार पर उनकी मौत हुई थी। अब ये
घटना में जो भी, कहानी में जो भी आपको स्थान है या फिर नाम है वो सब चेंज कर दिए गए हैं, लेकिन ये एक सच घटना है जो मैंने आज आपको सुनाई है। तो देखिए, इसी के साथ जिनको वीडियो अच्छी लगी है, कहानी अच्छी लगी है, कमेंट करें, लाइक करें, कहानी को शेयर करें। तो मेरे साथ बोलिए बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।